हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? क्या तैयारी कर रहे हो? कैसी तैयारी चल रही है? अ, हम लोगों ने हर चैप्टर के ऑलमोस्ट हर तरह के सवाल करने की कोशिश की है। देखो, सवालों में अब जो देखो, जितना टाइम मिला है उस टाइम में हम जो डिस्कशन कर पा रहे हैं उसमें अब जो सवाल और कर सकते हैं आप, वो सवाल जो और मुश्किल बनाया जा सकता है, वो उसकी लेंथ को लेके बनाया जा सकता है। यानी अब उसमें कुछ कैलकुलेशंस और इंक्लूड किए जाएं, या एक दो चीजें और मिक्स कर दी जाएं, एक दो चीजें और मर्ज कर दी जाएं, तो वो सवाल थोड़ा सा लेंदी बन सकता है। अदरवाइज डिफिकल्टी लेवल मुझे नहीं लगता कि जेई एडवांस जो है वो अब इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल शो करेगा। तो बहुत लॉजिकल है, और चीजों की प्रैक्टिस फिर इसी स्टैंडर्ड पर करी जाए और इसी तरह से की जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें थोड़ी सी और अपने मन से या अपनी तरफ से या कुछ जगहों से आप चाहें तो कुछ और लेंदी सवाल या थोड़े से और कैलकुलेशन वाले सवालों की भी प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर सवाल जो जेई पूछता है उसमें उसके अंदर जो मुश्किल पार्ट आता है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आ जाता है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपको गलती बचानी है, वहां पर गलती नहीं करनी, ठीक है ना? तो चीजों को अगर ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, तो एक रिवीजन, फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रॉपर रिवीजन किया जाए, है ना? सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए जाएं, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए जाएं, और उसके बाद क्लास में किए गए सवालों की भी प्रैक्टिस की जाए, और उसके बाद जो क्लास में यहां पर कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस की जाए, और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस शीट्स अपने टेस्ट वगैरह सब मिला जुला के एक अच्छी तैयारी मानी जा सकती है ना? तो आज जो है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक सीधा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लॉग का एक्सप्रेशन या नेचुरल लॉग का एक्सप्रेशन आता है। उस एक्सप्रेशन की वजह से उसमें कुछ कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशंस, जिसमें जूल, कैलोरी, ये कन्वर्जन और उल्टी सीधे डेटा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसके अंदर है। लेकिन हाँ, ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और कई दिनों से करते चले आ रहे हैं और हमने तैयारी भी की है, तो हमें ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को ये समझा लिया जाए कि कैलकुलेशंस आती हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। हाँ, जहां तक लॉग वॉग का सवाल है, एंटी लॉग का सवाल है, वो हमें सवाल में देगा, या तो लॉग टेबल प्रोवाइड करेगा जिसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, अगर वो करता है तो ठीक है। अदरवाइज वो लॉग की वैल्यूज या एंटी लॉग की वैल्यूज हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ताकि हम चीजों का इस्तेमाल कर सकें। ये अलग हो सकता है कि हमें लॉग 50 चाहिए और वो हमें लॉग 5 देते, या हमें लॉग 80 चाहिए वो हमें लॉग 8 दे दे। अब हालांकि ये वो वैल्यूज हैं, लॉग 5, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, ये वो वैल्यूज हैं जो हमें पहले से याद होती। हाँ, कुछ उल्टे सीधे हो, आप समझ रहे हो, जैसे लॉग 110 हमें चाहिए, अब उसने लॉग 11 दे रखा है, तो लॉग 110 अगर आपको चाहिए, उसने लॉग 11 दे रखा है, तो आप जानते हैं 110 को 11 इंटू 10 करके लॉग 11 प्लस लॉग 10 लिखकर अपना काम चला लेंगे। लॉग 10 याद है हम, आप समझ रहे हैं? तो आप उस जगह पर उन चीजों का इस्तेमाल आपको अपने पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड को से करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए, तो आज काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ पहले सीधे सीधे सवालों से चीजों को शुरू करते हैं। बहुत सीधे सवाल है, और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हमें करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये कैटेगरी सिंपल कैटेगरी है, और मेंस लेवल पर भी इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, क्लासेस में ये सारी चीज बताई जा सकती है। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि इस चीज का भी ध्यान देना है। हमने जो इससे पहले सवाल किए हैं, जो पूछे जाते हैं, वो ये है कि अगर रिएक्शन गिवन हो तो उस रिएक्शन के लिए आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के डिसअपियरेंस रेट्स को आपस में, या अपीयरेंस रेट्स को आपस में कैसे लिंक करते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शंस को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं। तो रिएक्शन अगर गिवन हो तो मैं किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन उल्टा काम जो है उसका भी ध्यान रखना है कि अगर उसने हमें कभी भी किसी रिएक्शन के रेट को हमें उसने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की के अपीयरेंस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया हो कभी रिएक्शन के रेट को, तो रिएक्शन कौन सी होगी ये हमें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, यानी जस्ट उल्टा में आना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कहूं फर्स्ट आंसर सही है, या फर्स्ट इक्वेशन है सपोज, और वो कहे कि इस फर्स्ट इक्वेशन में आप रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करिए, तो आप रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे -1/4 डी ए बाई डी टी। रिएक्शन के रेट को बी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करिए, ये हो जाएगा -db बाई डी टी। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से सी के रेस्पेक्ट में 1/2 डी सी बाई डी टी, डी के रेस्पेक्ट में 1/3 डी डी बाई डी टी। तो ये तीनों चारों जो वैल्यूज आप आपने बोली, ये सारे के सारे रिएक्शंस के रेट हैं, और रेट हमेशा आप किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया जाए, रेट सेम होगा, तो ये चारों वैल्यूज आपस में इक्वेट कर दी जाएंगी। अगर उल्टा दिया जाए कि भाई मैंने तो ये चारों वैल्यूज इक्वेट कर रखी हैं, अब बताइए रिएक्शन कौन सा है, तो मैं बिल्कुल अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे लगता है सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि सर अगर ऐसा कुछ करने के लिए आप कह रहे हैं,
तो बड़ा आसान है, जहां जहां माइनस लगा है वो हमारा रिएक्टेंट होगा, और उसके बाद जो जो जिस जिस इंटीजर वैल्यू से आपने डिवाइड कर रखा है वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहां माइनस लगा हुआ है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यहां पर भी माइनस लगा हुआ है, ये भी मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये प्लस है तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट्स का जो रेट है, रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट है वो माइनस से डिफाइन किया जाता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट्स घट रहे होते हैं। तो जहां जहां माइनस है वो हमारे रिएक्टेंट है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, डी और बी हमारे रिएक्टेंट है। तो डी और बी आपके रिएक्टेंट है, यानी रिएक्शन जो है वो बी प्लस डी गिव्स ए प्लस सी के हिसाब से चल रही होगी। अब आता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो सी के आगे 2 से डिवाइड किया गया है तो सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। 3 के लिए डी लगाया गया है तो डी के लिए 3 लगाया गया है तो ये 3 है। ए के साथ 4 है तो ये 4 है, और बी के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी बी प्लस 3D गिव्स 4A प्लस 2C। तो ये 4A प्लस 2C बी प्लस डी 3D, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे के लिए भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया हो तो आप रिएक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए गैस प्लस 2B गैस गिव C प्लस D गैस इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो भाई। In an experiment, the initial partial pressure of A and B are 0.6 and 0.8। अच्छा, बड़ा सीधा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, वार्म अप के लिए अच्छा सवाल माने जा सकते हैं। तो सर इसमें करना क्या है, हमें जो रिएक्शन दे रखी है हम वही लिख लेते हैं। तो जो ए गैस है ये 2B गैस मिलकर C गैस और D गैस बनाती है। चलिए ठीक, जहां तक सवाल है T इज इक्वल टू 0 पर क्या सिचुएशन है, तो T इज इक्वल टू 0 पर वो कह रहे हैं A का प्रेशर 0.6 ATM और B का प्रेशर 0.8 ATM। चलिए ठीक है, ये दोनों 0 0 होंगे। फिर जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जब PB की वैल्यू यानी T इज इक्वल टू T टाइम पर ये हो जाएगा 0.6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0.8 माइनस 2x, ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। तो कह रहे हैं कि कुछ देर बाद जब B का प्रेशर 0.2 ATM हो जाए, यानी हमारे हिसाब से B का प्रेशर कुछ देर बाद कितना है 0.8 माइनस 2x, तो इसका मतलब इनके हिसाब से 0.8 माइनस 2x की वैल्यू 0.2 ATM होनी चाहिए, यानी x की जो वैल्यू है वो 0.4 ATM होनी चाहिए। क्लियर, सॉरी, x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी 0.3 ATM। क्लियर है, x की वैल्यू हमारी 0.3 ATM आ गई। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो आपको इन सब लोगों के प्रेशर पता चल गया। इफ इट इज 0.3 तो जो a का प्रेशर है t टाइम के बाद वो 0.3 होगा, इसका तो ऑलरेडी उसने 0.2 ATM दे ही रखा है। दिस इज ऑल्सो 0.3 एंड दिस इज ऑल्सो 0.3, यानी कुल मिला के देखा जाए तो t टाइम के बाद की सिचुएशन ये है हमारी। अब निकालना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि रेशो द रेट रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट, यानी इस टाइम पर रिएक्शन का रेट और इनिशियल रेट का रेशो क्या है। तो देखिए इस टाइम पर जो रिएक्शन का रेट है सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये बहुत खूबसूरत बात इन्होंने मेंशन कर रखी है। और अगर एलिमेंट्री प्रोसेस है तो आपको रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। क्यों, क्योंकि सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वही उनकी पावर होती है। बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप इनिशियली रेट की बात करें तो जो इनिशियल रेट निकल के आएगा वो आएगा के इंटू, इनिशियली आपने ए और बी कितने ले रखे थे 0.6 और 0.8, यानी दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.8 का स्क्वायर। और अगर आप फाइनली इस सिचुएशन पर आते हैं, जिस सिचुएशन पर आप हैं, तो उस सिचुएशन पर जो रेट निकल के आएगा वो क्या आएगा सर, अब आपका ए की जो प्रेशर है वो 0.3 है और जो बी का प्रेशर है वो 0.2 है सर, 0.2 का स्क्वायर। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल का रेशो निकालना चाहते हैं तो वो ये निकल आएगा। हालांकि हमें उल्टा चाहिए तो हम उल्टा कर देंगे इसको, हमें फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल चाहिए। तो जब आप रेशो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये के कैंसिल हो रहा है सर, है ना, सही कर रहे हैं, ये के और के गया, ये आ गया 0.2 और ये 0.8 का स्क्वायर। सो दिस इज आर इनिशियल, क्या बन रहा है भाई, आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर फाइनल इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0.2
इनटू क्या बचेगा भाई, यह आ जाएगा 0.8.416, सही कर रहे हैं दिस है। ये इसको देखो जरा एक बार, ये 2 आ जाएगा ना, ये 2, और इधर क्या बचेगा 16, तो ये आ जाएगा आपका 32। तो जो रेशो इनिशियल बाई फाइनल है वो 32, तो फाइनल बाई इनिशियल जो आ जाएगा वो 1/32 आ जाएगा। हाँ सो ना, हमें तो फाइनल बाई इनिशियल चाहिए, तो दैट इज 1/32। सीधा सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए एक और सवाल पर आते हैं। एक बार समझो जरा क्या कह रहा है। द decomposition ऑफ अ कंपाउंड P एट टेम्परेचर T इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। P का जो डिकम्पोजिशन है वो इस तरह से हो रहा है। अच्छा, इस डिकम्पोजिशन में अच्छी बात क्या हो रही है, अच्छी बात ये हो रही है, अच्छी इन द सेंस की एक नई बात ये हो रही है कि गैस के टूटने से गैसेस तो बन ही रही हैं, साथ में एक लिक्विड बन रहा है। ठीक है, जो भी हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा, अगर टेम्परेचर ऐसा है तो वो एस लिक्विफाई हो गया होगा। ठीक, अब वो ये कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन अ क्लोज वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इज 317। देखो एक चीज क्लियर हो गई, इस सवाल को करने में बहुत कैलकुलेशन दिखाई देने वाली है। उसका रीजन है सर, डेटा ही बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, तो 30 मिनट बाद का प्रेशर 317 है, और कह रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी ये वाला जो लॉन्ग टाइम है, उस लॉन्ग टाइम पर जो आपका प्रेशर है वो 617। देखिए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को मान लिया जाए कि वो खत्म हो गई। हालांकि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूरी तरह से खत्म नहीं होती, तो अगर वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, इसलिए अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर टाइम बहुत लंबा ले लिया जाए तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो यानी अगर वो रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई तो जो सिस्टम का टोटल प्रेशर है वो 617 है, और अगर 30 मिनट बाद की बात करें तो सिस्टम का टोटल प्रेशर 317 है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि टोटल प्रेशर वेसल का 75 मिनट बाद क्या होगा, 75 मिनट बाद सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा, ये सवाल। अब देखिए कैलकुलेट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें समझाने वाली हैं। वो ये है कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के प्रेशर के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा आप कुछ दिमाग मत लगाइए, लिक्विड के प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर ले रखा है, और सर किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, जो कि ऐसा लगता है क्योंकि मेंशन नहीं किया गया, तो हमारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो हमारा फिक्स रहेगा, एंड दैट इज 32.5। यानी आप पी को घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं सर, जितने 30 मिनट बाद 40 मिनट बाद जो भी कुछ हो रहा है, हो रहा है सर। जो लिक्विड बन रहा है उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट है सर, एंड दैट इज ऑलवेज 32.5। तो मैंने कहा कि भाई चलिए अगर ऐसा है तो अब ऐसे में करना कैसे होगा सवाल को। तो देखिए दो चीजें वो जानना चाह रहा है, एक तो टोटल प्रेशर जानना चाहता है हमसे, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझको एक तो वो फाइनल टोटल प्रेशर जानना चाहता है 70 मिनट बाद, 75 मिनट बाद, और एक वो जानना चाहता है कि टी 7/8 की वैल्यू क्या होगी, टी 7/8 की वैल्यू। तो देखो ये टी 7/8 और ये सब कुछ निकाला जा सकता है। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज बता दीजिए, रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा। अगर रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा तो 75 मिनट बाद का टोटल प्रेशर भी पता चल जाएगा, हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिर्फ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करिए। तो अगर मैं इस सवाल को करूं या देखूं तो मुझे समझ में आता है कि जो रिएक्शन आपने दे रखी, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन आपने दे रखी ये 2p गैस gives 4q gas plus r gas प्लस s लिक्विड। तो अगर t इज इक्वल टू 0 की बात की जाए तो क्या लगता है, t इज इक्वल टू 0 की बात की जाए तो p का जो भी इनिशियल प्रेशर रहा होगा p नॉट मान लेते हैं, है ना। जो भी इसका इनिशियल प्रेशर है वो p नॉट है, और ये सारे जीरो है ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं।
और फिर जब टी टाइम के बाद की बात करें, यानी आप 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 30 मिनट बाद की सिचुएशन क्या है, ये पी नॉट में से कुछ घट जाएगा, आप समझ रहे बात को, ये पी नॉट में से कुछ घट जाएगा और ये कुछ बन जाएगा, ऐसे ये भी कुछ बन जाएगा और ये जो बनेगा वो फिक्स होगा एंड दैट इज 32.5। मेरी बात सब लोग समझे? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस लिक्विड का अमाउंट अगर सफिशिएंट है जो वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना सके, तो ऐसे में वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज 32.5, provided there must be an equilibrium between liquid and vapor. So the amount of the liquid should be sufficient enough कि वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना पाए। अगर एक बार वो इतना सफिशिएंट है कि वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना सकता है, तो चाहे कुछ कर लीजिए, वेपर का प्रेशर हमेशा फिक्स होगा एंड दैट इज 32.5। तो ये हमने 32.5 रख दिया, ठीक। अच्छा, अगर लॉन्ग टाइम की बात किया जाए, यानी टी इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, तो ऐसे में साहब निपट जाएंगे, साहब निपट गए तो ये 2 पी नॉट हो जाएंगे, ये 2 पी नॉट हो गए तो ये पी नॉट बाई 2 हो जाएंगे, जब ये पी नॉट बाई 2 हो जाएंगे तो लेकिन ये तो सर ये तो 32.5 ही रहेंगे। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना था मुझे और इसलिए ये सवाल भी दिया गया था, बाकी इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको अपने आप करनी पड़ेंगी। यानी करना क्या है सर, आपने ये इंफॉर्मेशन दे रखी, अब आपकी सर इस पूरे खेल में सर मुझे दो ही वेरिएबल्स दिखाई देते हैं, नोन्स दिखाई देते हैं, पी नॉट और एक्स, और सर आपने सब कुछ दे रखा है सर, टी टाइम के बाद का प्रेशर, इनफाइनाइट टाइम के बाद का प्रेशर, सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसी को यूज करके अपना काम चला लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा काम चलाते हैं। तो हमें टी टाइम के बाद का प्रेशर और इनफाइनाइट टाइम के बाद का प्रेशर क्या दे रखा है, 2 पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 2 प्लस 32.5 एंड वो हमें दे रखा है 617। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इससे क्या निकल आएगा सर, इससे हमें पी नॉट पता चल जाएगा, तो यहां से हमें पी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ जाएगा पी नॉट? यहां से जो पी नॉट आएगा वो आ जाएगा 617। इसको कैलकुलेट कर लो भाई। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा अपने आप ही करना है ना। 617 माइनस 32.5, 584.5 है ना, और ये आ जाएगा 5 पी नॉट बाई 2, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 233.8 आ रहा है, यानी पी नॉट की वैल्यू जो आ रही है वो 233.8 mmHg आ रही है। ठीक है, हमें पी नॉट तो चाहिए ही चाहिए था, फिर हमें चाहिए एक्स ताकि हम पी नॉट माइनस एक्स निकाल सके, तो एक्स की वैल्यू कहां से आएगी? इन सब का जो सम है टी टाइम के बाद का वो 317 दे रखा है, यानी दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बाई 2 प्लस 32.5 इज इक्वल टू 317। क्लियर है? पी नॉट आपको पता है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, इससे x की वैल्यू निकालते हैं ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 317 हमें दे रखा है, 317, उसमें से माइनस किया आपने 32.5, फिर आपने माइनस किया 233.8, ये आ गया 50.7, और ये 50.7 किसके बराबर होगा, 50.7 जो होगा वो आपका 3x बाई 2 होगा, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 33.8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 33.8 mmHg। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे एक तो पी नॉट पता चल गया, आप जरा समझिएगा बात को, एक तो मुझे ये पी नॉट पता चल गया, ये पी नॉट आ गया, और दूसरा मुझे एक्स पता चल गया। अब आपको के पता चल गया, कैसे सर, जब पी नॉट पता चल गया, एक्स पता चल गया, तो मुझे के भी पता चल गया, तो यानी अब आप क्या इक्वेशन बनाने जा रहे हैं सर, अब मेरी इक्वेशन बड़ी सीधी है, और वो क्या है कि के इज इक्वल टू 2.303, 30 मिनट की कहानी है, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा था जो आपने अभी पी नॉट निकाला, दैट इज 233.8 डिवाइडेड बाय बचा हुआ प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, दैट इज माइनस 33.8। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहां से क्या निकल आएगा, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ 233.8 अपॉन 200। क्लियर है? यहां से आपको के पता चल जाएगा। अब इसको खुद ही सॉल्व करना है, कुछ डेटा हमें सवाल में दिया जाएगा जिसको हम निकाल सकते हैं, हमें के पता चल जाएगी। जब के पता चल गया तो क्या करना है सर, जब के आ गया तो फिर उसके बाद तो सारी कहानी है, टी 7/8 1/8 2/8 जो भी बकवास करनी सब करते रहेंगे। तो या 75 मिनट बाद की सिचुएशन क्या है, तो सर जब 75 मिनट बाद की सिचुएशन निकालेंगे तो क्या सीन बनेगा, 75 मिनट्स बाद की अगर आप सिचुएशन निकालते हैं तो यही के जो अभी आपने निकल के आया, मान लीजिए के की वैल्यू हमारी आ गई के, है ना,
जो भी आ गई, मान लीजिए इस के की वैल्यू निकल आई हमारी ये के, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस के को अब आप दोबारा यूज करेंगे कैसे? सर दिस के इज इक्वल टू, जो भी हमारा वैल्यू निकल के आए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, आप कितने समय की बात कर रहा है? 75। लॉग ऑफ इनिशियल तो देखिए फिक्स ही है 233.8 माइनस 233.8 माइनस एक्स, जो भी एक्स डैश मान लेते हैं। अब के हमें पता है, के की वैल्यू यहां रखकर एक्स डैश पता चल जाएगा, एक्स डैश पता चल जाएगा तो जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर टी हाफ निकालने की बात करता है या टी 7/8 निकालने की बात करता है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो हमसे मांगता है तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन सॉल्व की जा सकती है। फॉर टी 7/8 क्या करेंगे? अगर टी 7/8 की आप बात कर रहे हैं, यानी कि 7/8 हमारा खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1/8। तो यानी जो हमारा 80 है वो है A0/8। बताओ समझे बात को? यानी बचा हुआ अमाउंट A0/8। तो अब आप T7/8 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। सिर्फ के की इंफॉर्मेशन अगर हमें पता चल जाती तो हम सारे सवाल कर सकते थे। तो के की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात यही बतानी थी कि जो लिक्विड है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, उससे कोई लेना देना बाकी लोगों का नहीं होगा, ठीक है ना? तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए बात को? ये भी कर लेंगे, एटी इज इक्वल टू A0/T, क्योंकि अब जो एक्सप्रेशन रखेंगे वो क्या रखेंगे? सर देखिए के तो आप निकाल ही चुके हैं, तो दिस के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर जो भी आपको दे रखा है, और उसका अगर 7/8 करना है तो उस प्रेशर का 1/8 आप घटा दीजिएगा, तो यानी अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो जो के की वैल्यू निकल के आएगी उसको यहां पुट करके आप टी 7/8 कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज टी 7/8। तो यहां से टी 7/8 निकाला जा सकता है। तो ये वाला 75 वाला भी एक्स निकलने के बाद वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो आपको बचा हुआ प्रेशर, टोटल प्रेशर जो भी कुछ है सारा पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर? टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा, एक तो ए, कैसे लिखेंगे? 233.8 माइनस एक्स डैश प्लस 2x डैश प्लस x/2 प्लस 32.5। ये सिचुएशन होगी आपकी, मानते हैं बात को? ये टोटल, और x डैश की वैल्यू आप निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बिल्कुल आसान था एकदम। यानी जो आपका आंसर आने वाला है वो आंसर कौन कौन सा आने वाला है? एक तो सर आंसर आपका ये आने वाला है, एक तो आंसर आपका ये आने वाला है जो कि निकल आएगा, क्योंकि यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? एक्स की वैल्यू। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इस एक्स की वैल्यू को यहां चुपचाप सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे और सब्स्टिट्यूट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो आंसर हमारा आ रहा है वो दूसरा आंसर आ रहा है ये T7/8, जो कि यहां से निकाला जा सकता है। अब इसमें कैलकुलेशंस तो हैं, अब वही है कि सर लॉग वॉग की कुछ इंफॉर्मेशन वो दे देगा और क्या करेगा? लॉग वॉग की कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा लॉग, एंटी लॉग जो भी कुछ है, जिससे हमारा आंसर निकाला जा सकता है। तो ये तो अब वो इसके ऊपर है कि वो डेटा हमें किस तरह से प्रोवाइड करता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है ये 233 वगैरह ये सब जो बकवास है, हो सकता है ये और सिंपल कर दे। आप समझ रहे बात को? यहाँ पर 400/200 आ जाए या 200/300 आ जाए, जिसको सॉल्व करना आसान हो जाए, तो फिर हो सकता है कि सवाल और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर है? आंसर दे रखे, तुम चाहो तो इसका आंसर अपने आप कैलकुलेट करके देखना और मैच करके देखना। चलिए एक और सवाल लेते हैं। दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उनके हाफ लाइफ का रेशो दे रखा है 3:2। तो देखो, ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो इतना तो समझ में आता है कि सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज ln2/k। तो जो टी हाफ है वो के के साथ उल्टा रिश्ता रखती है, तो अगर टी हाफ के रेशो 3:2 है तो जो के रेशो होंगे वो 2:3 होंगे। तो यानी जो 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 दो रिएक्शन है आपके पास, उनमें K1/K2 की जो रेशो आएगा वो 2/3 निकल के आएगा।
ये भी लॉजिकल है ना, समझ रहे बात को। और इसको थोड़ा सा और लिख के समझना चाहो तो लिख के समझ सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी जरूरत है, क्योंकि बड़ा आसान है कि जो हमारा K1 होगा वो ln2/t½ होगा, और जो हमारा K2 होगा वो ln2/t½ होगा। दिस इज T½ फॉर वन एंड दिस इज T½ फॉर सेकेंड रिएक्शन। तो अगर मैं इन दोनों का ही रेशो लेना चाहता हूं तो क्या होगा, अगर आप इन दोनों का ही रेशो लेते हैं तो K1/K2 की वैल्यू क्या निकल आएगी सर, T½ 2/T½ 1। सो दिस इज T½ 2/T½ 1। और T½ 2/T½ 1 में क्योंकि रेशो 2 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हाफ लाइफ का 3:2 है, सो इट विल बी 2:3। वही जैसे अभी हमारी बात हुई। तो K1/K2 जो है वो 2/3 दे रखा है। ठीक, अच्छा, जानना क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इफ T1 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, यानी फर्स्ट रिएक्शन के 25% कंप्लीशन का टाइम T1 है। लिखते चलते हैं साथ साथ। तो जो T1 है कैसे निकालेंगे, T1 इज इक्वल टू 2.303 K1 लॉग ऑफ 25% कंप्लीशन का क्या मतलब होता है, 25% कंप्लीशन का मतलब है 75% लेफ्ट। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ ये A0 अपॉन 75% ऑफ ए, यानी कि 4/3 होगा। बताओ समझे बात को, क्लियर है ये T1 की वैल्यू आ गई A0 अपॉन 3A/4, 3A0/4, वो 4 ऊपर चला जाएगा, A0 कैंसिल हो जाएगा, ये T1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K2 लॉग ऑफ, वो कितने परसेंट कंप्लीशन की बात कर रहा है, 75%, यानी कि 25% बचा, तो यानी कि A0 अपॉन A0/4 दैट इज 4। अब वो कह रहा है इन दोनों के रेशो से काम चलाइए आप। हमने कर लीजिए, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आप इन दोनों का रेशो चाहते हैं तो इन दोनों का रेशो लेते वक्त क्या करना होगा भाई, इन दोनों का रेशो लेंगे तो वो K2/K1 तक पहुंचेगा, यानी T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू K2/K1, और क्या जाएगा, लॉग ऑफ 4/3 अपॉन लॉग ऑफ 4। सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। K2/K1 कितना है सर, K2/K1 का वैल्यू 3/2 है, बहुत बढ़िया, 3/2 है। और लॉग की वैल्यूज क्या क्या है सर, लॉग 4/3, लॉग 4/3 में लॉग 4.6 है, दिस इज 0.12 डिवाइडेड बाय लॉग 4 हमारा 0.6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल के आएगा, 0.02 है ना। तो 0.02 या 0.2, सॉरी 0.2 और 20, यानी 3/10, यानी T1/T2 जो है वो 3:10 निकल के आ रहा है, ये ऑप्शन। क्लियर है, सीधा सवाल है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gas gives NB gas is started with A। ठीक है, वो तो दिख रहा है, A से शुरू हो रहा है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम। अच्छा, इफ द इनिशियल प्रेशर इज P0, the rate constant of the reaction is K, then at any time T, the total pressure of the reaction system will be। देखो ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल कभी मेंस में नहीं किया, मेंस में भी आया सर, और अभी भी किया था हमने, जब P0 - X फलाना धमाका टोटल प्रेशर निकाला था, ये सब किया था, ये पूछे गए सवाल। सर यहां पर ये एडवांस का क्यों लग रहा है सर, क्योंकि एक तो ऑप्शंस देख के डर लग रहा है, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस इतने क्लोज है कि कहीं जल्दबाजी में मेरा आंसर प्लस माइनस के चक्कर में गलत ना हो जाए। तो मुझे बहुत तसल्ली से ध्यान से सवाल करना होगा, बस इतना ही। तो अगर आप करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं, बहुत सीधा सवाल है, और थोड़ा सा जोर लगाएं कि क्या पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा समझो इसमें क्या कहा जा रहा है। इनिशियल प्रेशर P0 दे रखा है सर, तो अगर इनिशियल प्रेशर P0 दे रखा है तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। शुरुआत कुछ ऐसी है सर, A गिव्स NB, गैस है ये, तो ये इनिशियल प्रेशर P0 है, ये 0 है, ये P0 - X है, और ये NX, ये सिचुएशन।
अब आप चाहते हैं कि मुझसे मेरा फाइनल आंसर क्या है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझको अब पी टोटल पता चल जाए तो पी टोटल की वैल्यू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स होगी सर। ये आपका पी टोटल होगा, दैट इज पी टोटल माइनस एक्स कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन। दिस इज द आंसर। मुझे जो निकालना है वो ये। अब मुझे ऐसा लगता है इस पूरे खेल में जो अननोन है वो एक्स। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस x के लिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? x के लिए इंफॉर्मेशन यह है कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वो कैपिटल के। इससे मेरा काम चल सकता है। कैसे सर? देखिए ऐसा है, जितना समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनिशियल प्रेशर पी नॉट एंड द रेट कांस्टेंट इज के। हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा के है, अगर मैं उसको डिफाइन करता हूं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो x होगा, अगर उसके बारे में बात करें तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? देखिए हमने सुना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में AT इज इक्वल टू, जो सिंपल जो हमने केस पढ़ा है, ई नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी होता है। ये हमारा AT। इस हिसाब से अगर AT इज द लेफ्ट अमाउंट जो कि P नॉट माइनस एक्स है, तो साफ समझ में आता है दिस इज P नॉट माइनस एक्स विच इज इक्वल टू P नॉट इंटू ई रेस्ट पर माइनस के टी। सर यहां से x की वैल्यू आ रही, क्या आ रही? x की वैल्यू आ रही P नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी। क्लियर है? ये x की वैल्यू आ गई, खत्म। आपको x की तो टेंशन थी, सर x की वैल्यू आ गई, ऊपर पुट कर दीजिए, खत्म हो गया सवाल। यानी समझ रहे बात को? यानी x इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी। और आपका जो फाइनल आंसर है टोटल प्रेशर का, तो p टोटल पर्टिकुलर टाइम बाद होना कितना चाहिए? वो होना चाहिए पी नॉट माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एन। तो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी इंटू 1 माइनस एन। ये आपका आंसर। क्लियर है? तो अब सर इसमें थोड़ा बहुत जो भी गुंजाइश हो वो पूरा कर लीजिए। तो पी नॉट कॉमन ले लेते हैं। जब पी नॉट कॉमन लेंगे तो अब जो भी है इस पे सॉल्व करके तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ई रेस पर माइनस के टी प्लस एन माइनस एन इंटू ई रेस पर माइनस के टी। तो इसको एक बार देखते हैं। यह आ जाएगा पी नॉट, एन अलग कर देते हैं, एन प्लस ई रेस पर माइनस के टी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एन। ये देखिए ऑप्शन कुछ, तो एन प्लस ई रेस पर माइनस के टी 1 माइनस एन। ये सही लग रहा है। क्लियर है? तो ये देखो सवाल सिंपल है। सिर्फ बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है कि एक सिंपल जो सिंगल करेक्ट चॉइसेस के एडवांस के सवाल आते हैं, एक सिंपल सवाल आपको दे रखा है जिसमें बच्चों को सिर्फ कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, कहीं ऐसा ना हो प्लस माइनस की कोई एरर हो, क्योंकि ऑप्शंस क्लोज हैं काफी। और दूसरा ये कि भाई हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये टर्म निकलेगा कैसे। तो हमें पता है कि सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो भी AT की वैल्यू होती है वो पूरा खेल ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी से खेला जाता है। तो जिसको ये बात पता है वो इस बात को यूज करके x की वैल्यू निकाल लेगा, और x की वैल्यू को यूज करके फाइनली टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर सिस्टम का आफ्टर टाइम t वो कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर है? अच्छा ऐसे सोचो, जैसे ऐसे ऐसे बोल रहा हूं मैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रेशर कैसे निकालोगे। तो देखो बड़ा क्लियर है, आपके आपके हिसाब से आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेशर क्या आना चाहिए? ये आदमी सारा का सारा खत्म हो जाएगा, हालांकि माना जा रहा है सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो ये अपना सारा प्रेशर उधर ट्रांसफर कर देगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर उसका प्रेशर एनपी नॉट होना चाहिए। जब ये पी नॉट था ये जीरो था, तो इसमें से जो भी घटेगा उसका प्रेशर एन टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो अगर ये पी नॉट से घटकर जीरो हो गया तो उसका प्रेशर पी नॉट इंटू एन इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी जो इनफाइनाइट टाइम होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका प्रेशर एन पी नॉट होना चाहिए। और आपका एक जनरल एक्सप्रेशन टोटल प्रेशर का ये निकल के आ रहा है, और आपके हिसाब से इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर एन पी नॉट प्लस जीरो ही होना चाहिए। तो आपका आंसर भी यहां से टोटल प्रेशर इनफाइनाइट टाइम पर एनपी नॉट ही आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर टाइम आपने इन्फिनिटी ले लिया तो ऐसे में दिस इज, आप समझ रहे हैं ना, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा सिर्फ क्या निकल आएगा? एन पी नॉट।
क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, चलिए और सवाल लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? In the given first order sequential reaction, what is the ratio of number of atoms of A to the number of atoms of B? ये तो बड़ा कैलकुलेशन है। अगर ऐसा है तब तो बहुत कैलकुलेशन है। अगर आप ए और बी के एटम्स या मोल्स को लिंक करना चाह रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये चीजें अब हमारे लिए आसान हो गई, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप ही सोचना और अकल लगाना, और आगे के लिए भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की कहानी की बात कर रहे हैं तो दैट मींस मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने सिस्टम को स्टैग्नेंट कर चुके हैं। एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें सब आराम से स्मूथ प्रोसेस है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है। ऐसे में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक से बी के कन्वर्जन का जो रेट है वो बी से सी के कन्वर्जन के रेट के बराबर हो जाएगा, अगर आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस तरह के सीक्वेंशियल रिएक्शन में इस बात का आगे ध्यान भी रखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं तो रेट फर्स्ट रिएक्शन का, कौन सा फर्स्ट रिएक्शन, ए से बी, इट शुड बी इक्वल टू द रेट सेकेंड रिएक्शन का, दैट इज बी टू सी। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन का रेट होगा K1 इंटू ए, और सेकेंड रिएक्शन का रेट होगा K2 इंटू बी। सो K1A मस्ट बी इक्वल टू K2B। अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली अपना काम चलाते हैं। तो K1 हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या, A और B का मोलर रेशो जो भी आप चाहते हैं। सो व्हाट इज A इज टू B, तो सर A इज टू B की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है K2 अपॉन K1। K2 की वैल्यू आपने बताई है, दैट इज ln 2/30, और K1 की वैल्यू आपने बताई है ln 2/1200। सर ये तो ऐसा लगता है 40 आ रहा है, यानी कि ए और बी के मोल्स का रेशो अगर, या कंसंट्रेशंस का रेशो 40 है तो मोल्स का रेशो भी 40 होगा। मोल्स के रेशो की वजह से नंबर ऑफ एटम्स का रेशो भी 40 माना जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो 40 आना चाहिए। क्लियर है? कुछ समझ में आया? तो यानी इस सवाल में अच्छी बात क्या है कि अगर अगर इस तरह की कोई सीक्वेंशियल रिएक्शंस हो तो ऐसे में आगे के लिए भी ध्यान रखना, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो दैट मींस द प्रोसेस इज स्टैग्नेंट, जो रिएक्शन का रेट्स हैं वो आपस में बराबर हो चुके हैं। क्लियर? चलिए और आगे बात करते हैं। इसको भी एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। आप थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि करना क्या है। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, जिसको मैंने लिखा हुआ है 16.8 वॉल्यूम्स, ये इंपॉर्टेंट होता है यार, है ना। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर आपने 1 ml H2O2 सोल्यूशन लिया या 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन लिया तो उसके डिकम्पोजिशन से एसटीपी पर, यानी 1 atm प्रेशर 273 केल्विन पर कितना O2 बनेगा। यानी अगर मैं ऐसी जनरल बात करूं तो जनरल बात क्या है, इसको अलग से ही बोलता हूं मैं। जनरल बात यह है कि इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें, हम लोग क्लास में करते भी हैं इसको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो अगर आप H2O2 सॉल्यूशन के वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये आपका H2O2 सोल्यूशन, ये हमारा मान लीजिए H2O2 का बॉटल है और इस पर लेबल लगा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, जनरल ले लेते हैं, X ml, ऐसे लिखा हुआ है XML। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोतल का वॉल्यूम XML है, दिस इज लेबल्ड H2O2, यानी H2O2 के ऊपर लेबल चिपका हुआ है XML। तो इस XML का मतलब ये इस H2O2 सोल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। इसका मतलब यह होता है कि अगर इसके ऊपर XML लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने इस बोतल में से
1 ml H2O2 का सोल्यूशन निकाल लिया, इस बोतल में से आपने 1 ml ड्रॉप निकाली, तो अब तुम्हें पता ही है H2O2 की कहानी क्या है। H2O2 एक ऐसा इंसान है जो फौरन के फौरन डिकम्पोज करता है H2O और O2 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने H2O2 का सोल्यूशन बाहर निकाला 1 ml, तो ये फौरन डिकम्पोज करने लगेगा, और डिकम्पोज करके अगर यहां XML लिखा है तो डिकम्पोज करके आपको XML O2 दे देगा 273 केल्विन 1 atm प्रेशर पर, जिसको एसटीपी बोल देते हैं आप। क्लियर? अगर यहीं पर ये 1 atm की जगह 1 बार लेता तो फिर वॉल्यूम पर मोल वॉल्यूम 22.7 लीटर हो जाता। ठीक, बहरहाल तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने 1 ml H2O2 सोल्यूशन लिया तो इस 1 ml H2O2 सोल्यूशन के डिकम्पोजिशन से आपको x ml O2 मिलेगी एसटीपी पर। सो दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसी को लीटर में भी लिख सकते हैं। अगर 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन लिया तो आपको x लीटर O2 सोल्यूशन O2 गैस मिलेगी एसटीपी पर। ये हमारे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है। ठीक, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नॉर्मालिटी से क्या रिश्ता है, इस बारे में भी अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो बहुत साफ है, या मोलारिटी के साथ क्या रिश्ता है इसको अगर डिस्कस करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वो 5.6 इंटू नॉर्मालिटी के बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हैं 11.2 इंटू मोलारिटी ऑल्सो, क्योंकि H2O2 सोल्यूशन की जो नॉर्मालिटी है वो मोलारिटी इंटू 2 के बराबर होती है। यानी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो H2O2 सोल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, अगर आप उसकी मोलारिटी हमें दे दें तो 11.2 से मल्टीप्लाई करके मैं उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं, या फिर अगर आप उसकी नॉर्मालिटी दे दें तो 5.6 से मल्टीप्लाई करके मैं उसकी नॉर्मालिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। ये हमारा H2O2 सोल्यूशन होता है। ठीक, डिराइव कैसे किया जाता है? डिराइव भी किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए इसी H2O2 सोल्यूशन की नॉर्मालिटी को मैं n ले लूं, सपोज इस H2O2 सोल्यूशन की नॉर्मालिटी n है, मान लेते हैं नॉर्मालिटी n। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर H2O2 सोल्यूशन की अगर नॉर्मालिटी n है तो इससे ये पता चलता है कि n इन 1000 ml इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 कितने हैं? n। इस सोल्यूशन में अगर 1000 ml लिया जाए सोल्यूशन का, या 1 लीटर, तो उसमें H2O2 के इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? n। और अगर इसका 1 ml लिया जाए, जो कि आपने निकाला भी था, तो इस 1 ml में इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 कितने निकल के आएंगे? दे विल बी n/1000। ठीक है, तो फिर इन 1 ml मोल्स ऑफ H2O2 कितने होंगे? सर इक्विवेलेंट्स पता चल गया तो मोल्स निकालने के लिए n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, और n फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। क्यों? क्योंकि सर जहां से भी आपने इसकी बहुत बहुत ध्यान रखना है इस बात का, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनको कुछ नहीं, कहीं नहीं दिया जाता, वो कहीं नहीं समझ पाते। तुमको बहुत राज की बात बताई जा रही है, इसको समझना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर दिस इज अ सिंपल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन द n फैक्टर ऑफ H2O2 इज 1। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा सर H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर 1 होता है, और वो तुम्हें तरीका मैंने बताया भी है, आप देख सकते हैं। सर अगर n फैक्टर 1 होता है तो यहां पर आपने 2 क्यों ले लिया? सर यहां भी तो H2O2 डिकंपोज करके O2 दे रही है। सर n फैक्टर शुड बी व्हाट? n फैक्टर शुड बी 1। आपने 2 कैसे ले लिया? इसलिए लिया है क्योंकि मैंने उस H2O2 का n फैक्टर नहीं लिया है जो डिकंपोज कर रही है, मैंने उस H2O2 का n फैक्टर मांगा है जिसकी नॉर्मेलिटी n है। मतलब सर वही तो है जो डिकंपोज कर रही है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, वो फर्दर क्या कर रही है मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इस H2O2 का n फैक्टर बताइए जिसकी नॉर्मेलिटी मैंने n दे रखी। तो सर अब वो नॉर्मेलिटी आपने कैसे निकाली? हमने कहा रे, किसी चीज की नॉर्मेलिटी मोलारिटी निकालने के लिए उसको किसी दूसरे आदमी के साथ टाइट्रेट किया जाता है। सर ऐसे में H2O2 जब किसी दूसरे आदमी के साथ रिएक्ट कर रही होगी तो या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही होगी या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और H2O2 जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है उसका n फैक्टर 2 होता है। उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में उसका n फैक्टर 1। बिल्कुल सही। लेकिन मैं उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस H2O2 के n फैक्टर की बात कर रहा हूं जिसकी नॉर्मेलिटी आपने n मुझे दी है। तो इस टाइम पर जिसने भी इसकी नॉर्मेलिटी निकाली है उस टाइम पर H2O2 का बिहेवियर या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा या रिड्यूसिंग एजेंट, उसका n फैक्टर 2 ही रहा होगा, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। क्लियर? तो अगर 1 ml के मोल्स पता चल गए तो 1 ml के डिकंपोजिशन से मोल्स कितने बनेंगे O2 के? मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड by the
decomposition of H2O2, या ऐसे लिखते हैं ऑफ 1 ml H2O2। तो 1 ml H2O2 के डिकम्पोजिशन से कितना O2 बनेगा सर? बैलेंस इक्वेशन है, 1 मोल के टूटने से हाफ, तो 1 ml में इतने H2O2 हैं, तो इसके टूटने से इसके हाफ बनेंगे, तो दैट मीन्स n/1000 इंटू 1/2 इंटू 1/2। जब O2 के मोल्स पता चल जाएंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम एट STP वो कितना आएगा सर? अगर आप मिलीलीटर में जानना चाहते हैं तो यह आ जाएगा n/1000 इंटू आधा इंटू आधा इंटू 22,400। सर अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 5.6 इंटू n आ जाएगी, यानी जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि 1 ml के टूटने से एसटीपी पर जो भी वॉल्यूम बना दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सो दिस विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 इंटू n। और अगर आप इसी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एन फैक्टर आपको पता ही है, तो आप इस नॉर्मालिटी को 2 इंटू मोलारिटी लिखकर उसको 11.6 इंटू m लिख सकते हैं। तो ये इस सवाल के पीछे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि वही बच्चा कर पाएगा जिसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया था। और डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूं, बट कम से कम ये आइडिया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को देखकर मोलारिटी या नॉर्मालिटी कैसे निकाली जाती है H2O2 सॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। इनिशियली जो H2O2 आपको दे रखा है वो H2O2 हमें बहुत साफ तरीके से दिया गया है। इनिशियली जो H2O2 मुझे दिया गया है उस H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ 16.8। तो एक चीज तो वैसे ही समझ में आ गई सर, इस H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर 16.8 है तो मुझे H2O2 की मोलारिटी इनिशियल पता चल गई। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी, जो भी लिखे, इनिशियल मोलारिटी ऑफ H2O2 किस टाइम की बात कर रहे हैं? एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट सर? आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ 16.8 दे रखी है, तो मैं अगर इसको 11.2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसकी इनिशियल मोलारिटी पता चल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5.6 और, यानी कि दिस इज 1.5। क्लियर? यानी मुझे जो इसकी इनिशियल मोलारिटी दे रखी है वो 1.5 दे रखी है। ठीक है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गई। अब t इज इक्वल टू t पर अगर H2O2 की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो मैं रेट कांस्टेंट और जो भी कुछ बकवास करना है सब कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ रहे बात को? और शायद यही मुझे निकालना भी है कि मुझे आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके बता दीजिए इस H2O2 के डिकम्पोजिशन का। तो एक चीज क्लियर है, अगर मैं कोने में चुपचाप रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं तो मुझे ये सवाल एक्सप्रेशन समझ में आता है, 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियली H2O2 अपॉन बचा हुआ H2O2। मुझे ये समझ में आता है इनिशियली H2O2 कितना है वो पता चल गया, किसी तरह से बचा हुआ H2O2 और पता चल जाए, मेरा खेल खत्म। ठीक, वो सवाल क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि भाई साहब 2.303 आवर्स के बाद पता ये चला कि जो 20 ml इस सोल्यूशन का, किस सोल्यूशन का? जिस सोल्यूशन को उसने 100 ml बनाया था, उस 100 ml सोल्यूशन को में से 25 ml को बाहर निकाला, और वो जो 25 ml डाइल्यूट सोल्यूशन है उसको टाइट्रेट किया मैंने 37.5 ml KMNO4 सोल्यूशन के साथ। यानी इस सोल्यूशन का जो ओरिजिनल है आपने उसका 20 ml लिया, उस 20 को 100 ml बनाया, उस 100 ml में से आपने 25 ml निकाला। ये सिचुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 100 ml में से 25 ml निकाला तो जो 25 ml आपका H2O2 सोल्यूशन है उसकी जो मोलारिटी है, अगर मैं उसकी मोलारिटी को m मान लूं, और n फैक्टर तो आपको पता ही है, जब वो KMNO4 से रिएक्ट करेगी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, उसका n फैक्टर क्या होगा? 2। तो 25 ml इंटू मोलारिटी कौन सी सर? वो 2.303 घंटे के बाद वाली मोलारिटी। मोलारिटी कम क्यों हो रही है? इसलिए कम हो रही है क्योंकि H2O2 डिकम्पोज कर रहा है, और जब H2O2 डिकम्पोज करेगा तो H2O2 के मोल्स, उसके इक्विवेलेंट्स कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे में सर उसकी रिजल्टेंट मोलारिटी आफ्टर 2.303 वो मुझे निकालनी है, तो इट विल बी सपोज m। तो 25 इंटू m इंटू 2 दिस विल बी इक्वल टू, किससे रिएक्ट कर रहा है? KMNO4 से। 37.5 इंटू कितने से? 0.02, और एसिडिक मीडियम में n फैक्टर क्या है सर? 5। एसिडिक कंडीशंस दे रखी हैं, सो द n फैक्टर इज 5। क्लियर है सर? इस सिचुएशन को यूज करके आपको मोलारिटी की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो मोलारिटी आ जाएगी H2O2 की 37.5 इंटू 0.02 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2। सर ये इसकी रिजल्टेंट नई मोलारिटी होगी, किसकी सर? उस H2O2 सॉल्यूशन की जिसका वॉल्यूम कितना है? 25 ml। लेकिन ये बनाया कहां से गया है सर? ये उस 100 ml में से निकाला गया है।
तो इसका मतलब अगर इसकी मोलारिटी इतनी है तो 100 ml की भी मोलारिटी, वॉल्यूम को चेंज करने से मोलारिटी तो चेंज नहीं होती, लेकिन सर वो 100 ml क्योंकि 20 ml को डाइल्यूट करके बनाया गया है, तो 20 ml की मोलारिटी 5 गुना होनी चाहिए सर। 20 को 100 करोगे तो मोलारिटी 1/5 हो जाएगी। आप समझ रहे बात को? वॉल्यूम को 5 गुना करने से कंसंट्रेशन 1/5 रह जाती। तो अगर ये वैल्यू आपकी एक्स आ रही तो 20 ml जो सोल्यूशन आपने ओरिजिनल निकाला था, उस 20 ml मतलब वो जो 20 ml सोल्यूशन आपने जो 2.303 घंटे के लिए छोड़ने के बाद जो उसमें से 20 ml सोल्यूशन निकाला था, उसकी जो मोलारिटी होगी वो इस वैल्यू की 5 टाइम्स होनी चाहिए। बताओ समझे बात को? तो सबसे पहले ये वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 37.5 इंटू 0.02 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50, ये 0.075 आ रही है। दिस इज 0.075 मोलर। ये किसकी है सर? ये बहुत ध्यान से देखना भाई, बड़ा अच्छा सवाल है एकदम, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये है 25 ml दिस सोल्यूशन की। विच सोल्यूशन की सर? इस 100 ml वाले की। तो 100 ml में से अगर 25 ml निकालकर उसकी मोलारिटी ये आ रही है, तो 100 ml वाले की मोलारिटी क्या होगी सर? यही होगी ना। अरे समझो बात को सर, इस बर्तन में से, ये जो बर्तन, इस बर्तन में से अगर आपने इतना निकाल लिया, तो अगर इसकी मोलारिटी 0.075 है तो इसकी मोलारिटी भी 0.075 ही तो रही होगी। बर्तन के अमाउंट को कम ज्यादा लेने से, या बर्तन में से एक ढक्कन निकालो चाहे एक लोटा निकालो, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी सर। बिल्कुल सही। लेकिन सर ये जो 100 ml की कंसंट्रेशन आपको पता चल गई 0.075, लेकिन ये 100 ml बनाया कैसे? ये आपने 20 ml को डाइल्यूट करके बनाया। अब गड़बड़ हो गई सर। अब अगर आपने 20 ml को डाइल्यूट किया था तो 20 ml वाला जो सोल्यूशन था उसकी मोलारिटी वो इस मोलारिटी की 5 टाइम्स होगी। यानी कि आफ्टर 2.303 hours, the molarity of H2O2 solution will be 0.075 into 4. 0.075 into 4, यह है 0.3, नहीं इंटू 5 ना, 0.075 इंटू 5, 100 ml है। 100 ml का अगर ये है तो 20 ml जो रहा होगा ओरिजिनली, जिसमें पानी डालकर आपने इसको 100 ml किया, वो 5 गुनी रही होगी। सो दिस इज 5। तो ये कितनी आ जाएगी? 0.375 मोलर। ये आपकी मोलारिटी आ गई। अब आपको पता चल गया, इनिशियल भी आपको पता है, दिस इज ए नॉट। ये हमारा क्या बन गया सर? दिस इज आर ए नॉट। और ये क्या है सर? दिस इज आर 80। बस सर रेट कांस्टेंट निकालते हैं, खड़ाक से नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। रेट कांस्टेंट क्या निकल आएगा? रेट कांस्टेंट इज के विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम। अरे वाह, टाइम भी 2.303 है। लॉग ऑफ इनिशियली क्या था? 1.5 डिवाइडेड बाय 0.375, यही है ना? 0.375, ठीक है। तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 0.375, ये 4 आ रहा है। तो ये सर ये तो कैंसिल ही हो रहा है, एंड दिस इज के विच इज इक्वल टू लॉग 4। लॉग 4 कितना होगा? 0.6। यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 0.6। क्लियर? वो जो भी यूनिट आएगी, ये घंटे में दे रखा था, तो दिस इज 0.6 आर इनवर्स। क्लियर? बड़ा अच्छा सवाल था। सवाल इसलिए देखो, फिर वही बोलूंगा सवाल में, और ये इससे ज्यादा टफ कोई सवाल जेईई ने काइनेटिक्स में कभी कुछ एक आध बार डाल दिया हो तो डाल दिया हो, अदरवाइज इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो कभी काइनेटिक्स में आए नहीं। अभी मैं ये नहीं कह रहा ये जेईई का सवाल है, बट मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि ये तो ठीक है, मतलब यही लेवल। अब इस लेवल में कौन बच्चा सवाल कर पाएगा सर? ये इसमें कैलकुलेशंस भी कम है, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा वही कर पाएगा जिसको दो जगहों पर कंफ्यूजन ना हो। एक तो ये कि सर इनिशियली मोलारिटी कितनी है और बाद की मोलारिटी कैसे निकाली जाएगी। उससे ज्यादा जो लास्ट में आके ये कंफ्यूजन आता है कि 20 ml का सोल्यूशन लिया, उस 20 ml को डाइल्यूट करके 100 कर लिया, यानी आपने पहले उसकी मोलारिटी क्या कर दी? 1/5, और उसमें से 25 ml निकाल लिया, तो फिर मोलारिटी तो उस वाले की भी 150 रहेगी, यानी m/5 की जो वैल्यू है वो आपने ये निकाली। तो जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, जिसको आपने डाइल्यूट जिसको आपने 2.303 घंटे के लिए छोड़ा था, जो वो उसकी जो मोलारिटी रही होगी वो इस मोलारिटी की 5 टाइम्स रही होगी। यानी ये H2O2 सोल्यूशन जो 2.303 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा, उसकी मोलारिटी ये हो चुकी है। शुरू में उसकी मोलारिटी ये थी सर, दिस इज A0 एंड दिस इज 80। सर आप मस्त के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 सेकंड का काम।
क्लियर है? समझ में आ गया भाई? चलिए और बात करते हैं। ये आंसर भी दे रखा है, इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे। ये देखिए जरा, इसको भी एक बार नोट करो। देखो भाई, समझने की कोशिश करो, ये चीजें सारी जो हैं एक एक जैसी हैं। कर लिया भाई नोट? अ मेटल स्लोली फॉर्म्स एन ऑक्साइड। अब देखो फिर वही है सर, किए होते हैं हमने इस तरह के सवाल भी, ऐसा तो है नहीं हमने किए नहीं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को ही, लैंग्वेज का ही थोड़ा सा खेल होता है मेनली। और थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को और क्लैरिटी से समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है, चीज़ों को है ना सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, समझा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो जो समझ में आ रहा है वो यही है कि एक मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, ये कोई भी ले लेते हैं, एक मेटल है ना, इस मेटल के ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर चढ़ रही है। अब तुम खुद समझना, जब आप इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरह से चलेगी, प्रोसीड करेगी, थोड़ा सा इस बारे में सोच के देखते हैं। यानी ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन क्या है? ओवरऑल रिएक्शन यही है कि जो आपका मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की लेयर बना रहा है। तो जैसे जैसे मेटल ऑक्साइड की लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेटल कम होता चला जाएगा। और जब मेटल कम होता चला जाएगा तो फिर मेटल कम इन द सेंस कि मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन का रेट वो कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी थिकनेस डिपॉजिट हो रही है वो मेटल के अमाउंट से लिंक है। आप समझिए, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल का अमाउंट शुरू में बहुत ज्यादा है तो थिकनेस बहुत कम। मेटल का अमाउंट मतलब ये जो पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस फ्री है एकदम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इस सरफेस पर क्या आती जाएगी? कोटिंग आती जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब आपके ऊपर जो है मैक्सिमम जो थिकनेस डिपॉजिट हो सकती है वो मैक्सिमम थिकनेस डिपॉजिट हो जाएगी आपके ऊपर, जो भी दे रखी है 3.956 इंटू 10⁻³ माइनस इसके बाद आपका मेटल जो है वो सेफ हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर शुरू में जो मेटल था वो पूरा था, ए था, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे थे, वो ए था और तब थिकनेस 0 थी सर। मेटल पूरा है, थिकनेस 0। सर थोड़ी देर बाद जो मेटल का अमाउंट बचा वो -x बचा, और उस टाइम पर जो थिकनेस है सर वो थिकनेस आ चुकी है। और जब मेटल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी मेटल को मान लेते हैं अब वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उस टाइम पर थिकनेस मैक्सिमम। तो मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो मैक्सिमम थिकनेस है वो तुम्हें नहीं लगता एक तरह से मेटल के इनिशियल अमाउंट से लिंक है? ऐसा होता था ना, तुम जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हम ये लेते थे हमारा इनिशियल प्रेशर P0, तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम बाद मेरा प्रेशर 0 हो जाएगा लेकिन वो सारा प्रेशर उधर चला जाएगा। मेरी बात समझ लो क्या कह रहा हूं? बिल्कुल वही चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड की जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही, और वही वैसे ही वहां भी तो होता था, इधर वाले गैस का प्रेशर कम होता जाता था, ऐसे ही होता था, शुरू में इसका 0 और इस गैस का मैक्सिमम, फिर इधर का कम होता जाता था और इधर का बढ़ता जाता था, और एक टाइम ऐसा आता था जब ये 0 हो जाता था ये मैक्सिमम हो जाता था। यही यही हो रहा सर, यहां पर भी यही है सर। जिस टाइम पर ये मैक्सिमम होगा वो 0 हो चुका होगा, और वो जब 0 हुआ होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके इनिशियल अमाउंट से लिंक होती थी। याद है P0 जब ये बन जाता था तो यही P0 ही आपको उस आदमी का इनिशियल प्रेशर प्रोवाइड करता था। यहां पर भी यही है कि जो मैक्सिमम थिकनेस का डिपोजिशन हो चुका है, जरा समझना, जो मैक्सिमम थिकनेस डिपॉजिट हो रही है, जिसके बाद रिएक्शन फर्दर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मेटल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है, तो यही हमारा एक्चुअली उस मेटल का क्या होना चाहिए? इनिशियल अमाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
3.956 इंटू 10⁻³ इंचेस की बात करूं तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट। समझो, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि 6 घंटों हफ्तों बाद जो थिकनेस है वो ये है, तो दैट इज ऑब्वियसली ये जो हमारी थिकनेस है 1.281 इंटू 10⁻³ इंचेस, ये क्या चीज है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ये थिकनेस किससे लिंक? सर ये थिकनेस उस मेटल के खर्च अमाउंट से लिंक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है। मुझे सवाल में बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें बच्चों को और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एकदम, बिल्कुल समझ लो जेई बिल्कुल खेलता है स्टैंडर्ड एकदम, कि आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई ये थिकनेस का इस मेटल के अमाउंट से क्या लेना देना है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट वगैरह कुछ भी ड्रामेबाजी करनी है तो आपको इनिशियल अमाउंट ऑफ मेटल और बचा हुआ अमाउंट ऑफ मेटल चाहिए। वो थिकनेस से लिंक कैसे होगा वो सोचना है बस। तो सर इनिशियली अमाउंट मेटल का पूरा, लेकिन थिकनेस जीरो। जब मेटल खत्म तो थिकनेस मैक्सिमम। इसका मतलब जो थिकनेस की मैक्सिमम वैल्यू है वो इनिशियल अमाउंट से लिंक हो जाएगी, और जो थिकनेस की अभी वाली वैल्यू है वो इसके कंज्यूम्ड अमाउंट से लिंक हो जाएगी। यानी मेटल जैसे जैसे कंज्यूम होता जाएगा थिकनेस बढ़ती जाएगी। यानी कंजम्पशन इज लिंक विद द थिकनेस ऑफ द मेटल, थिकनेस ऑफ द मेटल ऑक्साइड। यानी मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो ये मुझे समझ में आता है लिखना कि जो थिकनेस होगी मेटल ऑक्साइड की, थिकनेस ऑफ metal oxide, it is directly proportional to reacted metal। क्लियर? यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा किससे लिंक होगा सर? ये रिएक्टेड वैल्यू से लिंक होगा, दैट इज एक्स से। तो व्हाट इज ए माइनस एक्स? सर वो माइनस करके निकाल लेंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ 3.956 माइनस 1.281 इंटू 10⁻³ इंच। दिस इज लिंक विद व्हाट सर? दिस इज लिंक विद ए माइनस एक्स। खत्म हो गया सर, अब आ गया मजा। सर ये आ गया ए माइनस एक्स और ये आ गया आपका ए। अब आप लगाइए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितने वीक्स की बात कर रहा है? 6 वीक्स की। लॉग ऑफ इनिशियल कितना ले लिया आपने? ए वैल्यू इज लिंक विद 3.956 इंटू 10⁻³ और ए माइनस एक्स किसके साथ लिंक है? 3.956 माइनस 1.281 इंटू 10⁻³ जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना निकल के आता है? 3.956 माइनस 1.281, 2.675। तो दिस इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6 लॉग ऑफ 3.956 अपॉन 2.675। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सवाल में लॉग वॉग की दे देगा, आप अपने हिसाब से काम चलाएंगे। तो दिस इज 3.956 डिवाइडेड बाय 2.675 और अब आपने ले लिया इसका लॉग, वो आ गया 0.17। तो ये इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 6.065, दिस इज 0.0652। सर ये आपका के की वैल्यू आ गया, ठीक है ये। अच्छा अब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा इतनी थिकनेस डिपॉजिट होने में। यानी इतनी थिकनेस डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा? तो फिर वही वाली बात हो गई। इतनी थिकनेस डिपॉजिट होगी तो दैट मींस इसके रेस्पेक्ट में अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पर बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? दिस माइनस दिस। यानी सेम के की वैल्यू अब आप दोबारा यूज करते हैं। यानी अब आप सेम के की वैल्यू यूज करिए, 0.0652 मस्ट बी इक्वल टू 2.303 अपॉन जितना भी टाइम लगेगा लॉग ऑफ 3.956 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.956 माइनस कितना चाहते हैं आप? 2.481 इंटू 10⁻³
सर अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, एंड दैट विल बी टी। तो अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकल के आने वाली है। टी की वैल्यू आएगी, पहले तो लॉग ले लेते हैं, 3.956 माइनस 2.481, 2.481, 1.475, 1.475, तो ये आ जाएगा 3.956 डिवाइडेड बाय 1.475, और फिर मैंने इसका ले लिया लॉग, यह आ गया 0.428, फिर मैंने किया इसको 2.303 से मल्टीप्लाई इंटू 2.303, और फिर मैंने डिवाइड किया 0.0652 से, ये मेरा टी 15.13, यानी इसको सॉल्व करके जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 15.13 वीक्स। इतना समय लगेगा इतनी थिकनेस डिपॉजिट करने में। क्लियर? खूबसूरत सवाल, बहुत बढ़िया। यानी इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो थिकनेस डिपॉजिशन वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये इंटरेस्टिंग है। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल। गलत है, उल्टा है। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बचा हुआ मेटल, आप मतलब कंज्यूम्ड मेटल। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम्ड मेटल। जितना मेटल कंज्यूम होता जा रहा है, थिकनेस डिपॉजिट होती जा रही है। यानी मैक्सिमम थिकनेस जब डिपॉजिट हो जाएगी तो मेटल पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। समझ लो ना बात को? तो ये इंटरेस्टिंग, थोड़ा एक बार अपने आप समझना, एक बार देखना। कैलकुलेशंस में डरने की इसलिए जरूरत नहीं है। देखो देखो, पहली बात तो ये कि क्या मैं इस सवाल को सिंपल नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इस कैसे करूंगा इसको सिंपल? सर ये जो गंदा गंदा डेटा, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सर 3.956 की जगह 4 ले लीजिएगा, इसको 2 ले लीजिएगा, उसको 1 ले लीजिएगा, उसको 2.5 ले लीजिएगा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जो कि करना कुछ भी नहीं है सर, आप देख लीजिए, करना ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉग की वैल्यू ही है सर। ये लॉग की वैल्यू हमें दे दीजिए, हम अपना काम चला लेंगे। नहीं देते हैं तो एटलीस्ट सर आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कुछ ऐसा कर लीजिए ताकि डिवाइड करके हमारे मतलब का लॉग लेने का मतलब आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप इस कैलकुलेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, लेकिन जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट सही लगाएं, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा जो गलती करता है, क्योंकि मुझे भी याद है ये सवाल गलत करते वक्त मैंने अपने सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। उन्होंने जनरली ज्यादा, जो अच्छे बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं, वो दिस अपॉन सिर्फ 1.281 लिख के आते हैं। मतलब उनको एक तो सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आती कि 3.956 इनिशियल अमाउंट से लिंक होना चाहिए, या फिर कंज्यूम्ड अमाउंट से लिंक होना चाहिए, या फिर समझ रहे बात को? तो जो समझदार है वो समझ रहा है कि थिकनेस बढ़ती जा रही है, मेटल कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब मेटल खत्म हो जाएगा तो थिकनेस मैक्सिमम होगी। सो दैट मींस दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी लिंक्ड विद टोटल मेटल जो लिया गया था। समझ रहे बात को? तो दैट मींस दिस मैक्सिमम थिकनेस इज लिंक्ड विद इनिशियल अमाउंट, एंड द एट एनी इंस्टेंट थिकनेस इज लिंक्ड विद कंज्यूम्ड अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम थिकनेस है इट इज इनिशियल अमाउंट से लिंक है, और किसी भी इंस्टेंट पर जो थिकनेस है मेटल ऑक्साइड की, इट इज रिएक्टेड अमाउंट। क्लियर? चलिए और बात करते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, 15.13 वीक्स दे रखा है, बहुत बढ़िया। और बात करते हैं, एक बार इसको भी देखो। एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है। तो देखो कुछ 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 चीजें तो बहुत सिंपल हैं कि अगर ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो किसी भी इंस्टेंट पर ए का जो अमाउंट होगा बचा हुआ, वो तो हमेशा ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K1T से ही निकाला जाएगा। सर क्योंकि मुझे इससे क्या मतलब, आगे क्या हो रहा है सर? ए बी में जा रहा है, K1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सर ये एटी का बचा हुआ अमाउंट, बिल्कुल सही। बी के लिए अगर आप यही वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए जो डिफरेंशियल रेट लॉ बनेगा वो बनेगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू, सर बी K1A से बन रहा है, K1 इंटू ए से बन रहा है, और K2 इंटू बी से घट रहा है। सर ये बी का डिफरेंशियल रेट लॉ है। तो आप इस डिफरेंशियल रेट लॉ को सॉल्व करके बी का भी अमाउंट टी टाइम के बाद निकाल सकते हैं। आसान है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करके सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब तुम मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लेते हो तो एक, तुमने देखा होगा इस तरह की इक्वेशंस में एक कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद जो बी टी आता है उसकी कुछ वैल्यू निकल के आती है, आप इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो सर अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये वैल्यू ही तो निकालिए तभी तो सवाल हो पाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू आप निकालेंगे तो फिर सी निकल के आएगा सर, उससे ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आप हमसे यही जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। तो अब आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब स्टडी स्टेट बी स्टडी स्टेट में आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ सर ए बी में जा रहा है, बी सी में आ रहा है, और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ जितना ए बी में आ रहा है वो सारा का सारा बी सी में जा रहा है। तो इससे तो ये पता चल रहा है बी बीच में है ही नहीं। भाई ऐसा हो गया ना, मैंने ए को 5 मोल दिए और बी ने वो 5 मोल उसको दे दिए, तो यानी एक तरह से मैंने ही सी को सारे मोल दिए, बी से कोई मतलब ही नहीं। यानी एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर आप स्टडी, और यही सवाल की जान है कि अगर आपने बी को स्टडी स्टेट में मान लिया, देखो बी को स्टडी स्टेट का मतलब एक चीज क्लियर है, इफ इट इज स्टडी स्टेट तो दैट मींस डीबी बाई डीटी विल बी जीरो। समझो बात को, यानी अगर ये स्टडी स्टेट की बात चल रही है तो बी की कंसंट्रेशन का चेंज अब समय के साथ ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ क्या रिएक्शन रुक चुकी है? नहीं, रिएक्शन ये कहती है कि जितना मैं बी को दूंगा बी उतना ही सारा का सारा सी को दे देगा। इसका मतलब ये हुआ सर बीच में बी है ही नहीं, ए ने ही सारा का सारा सी को दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ ए का सारा अमाउंट सी के पास जा रहा है, खत्म हो गया सवाल। सर ए का सारा अमाउंट अगर सी के पास जा रहा है तो ए का जो बचा हुआ अमाउंट है वो तो आप बता ही चुके हैं ये है। तो जो ए का कंज्यूम्ड अमाउंट होगा, consumed amount of A, it will be formed amount of C. Formed amount of C. ठीक है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कंज्यूम्ड अमाउंट कितना होगा, कंज्यूम्ड अमाउंट होगा ए नॉट माइनस ए टी। कितना हुआ? ए नॉट माइनस ए टी की वैल्यू कितनी है? ए नॉट, यार ये डब्बे नहीं लगाते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे लिखते हैं ए नॉट माइनस ए टी। ए टी की वैल्यू कितनी है? ए नॉट इंटू ई रेज पर माइनस के वन टी। सो ए नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ई रेज पर माइनस के वन टी। सो दिस इज द कंज्यूम्ड अमाउंट जो कि किसके पास चला गया? सी के पास। सो द आंसर इज ए नॉट 1 माइनस ई रेज पर माइनस के वन टी। क्लियर? समझ में आया? चलिए और बात करते हैं इसमें। ये जो सवाल अभी हमने किया है, इस सवाल में इस चीज का भी ध्यान दिया जा सकता है, जेई ने कभी उस पर सवाल बनाया नहीं है, लेकिन इस तरह की भी बात कर सकता है जैसे ए बी में जा रहा है और बी सी में आ रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2, तो वो इस तरह के केसेस पर भी डिस्कशन कर सकता है कि अगर K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी हुई तो क्या होगा, और अगर K2 की वैल्यू K1 से बहुत बड़ी हुई तो क्या होगा। तो यानी अगर K1 K2 से बहुत बड़ा है तो अब आपको AT BT CT की वैल्यू चाहिए। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, AT की वैल्यू हमेशा, फिर वही AT की वैल्यू हमेशा A नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस K1T से ही निकाली जाएगी, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है आगे क्या हो रहा है ना। लेकिन जहां तक सवाल है बीटी का, तो क्योंकि K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो इससे क्या पता चलता है सर K1 बहुत बड़ा है K2 से, यानी A से B तो खड़ाक से बन जाएगा और B से C मरा मरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर अगर ये खटाक से बन जाएगा तो जितनी देर में B खर्च होने के बारे में सोचेगा उतनी देर में सारा का सारा A B के पास आ जाएगा। हाँ सर, सोचा जा सकता है, माना जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सारा का सारा अगर ए बी के पास आ गया तो बी का एक तरह से इनिशियल अमाउंट ए नॉट होगा और फिर वो ए नॉट K2 रेट से घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर बी का अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं टी टाइम के बाद तो बी का इनिशियल अमाउंट ए नॉट मान लीजिए, इट इज ई रेज पर माइनस K2T। कितना खूबसूरत हो गया, समझे बात को। यानी अगर K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है तो B एक तरह से इनिशियली ए नॉट के बराबर रहा होगा और वो फिर K2 रेट से घट रहा है, तो आपने K2 रेट से घटा दिया, B का अमाउंट आ गया। और यही चीज अगर C से पूछी जाए, भाई C का सिचुएशन क्या है, तो C क्या बोलेगा? C बोलेगा देखिए ऐसा है, शुरू में तो नहीं थे हम, लेकिन जितना भी B खर्च हो गया वो सब हमारे पास ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप CT की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगी? ए नॉट B का इनिशियल अमाउंट था और जो बचा हुआ अमाउंट है ये है, तो बाकी सब किसके पास है? C के पास। सो दिस इज ए नॉट इंटू ई रेज पर माइनस K2T। सो दिस इज, अब इसमें ए नॉट कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाए। ठीक है ये। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं वो क्या कि सर अब मुझे आप एक ही कर्व के अंदर
एटी बीटी सीटी की कंसंट्रेशंस किस तरह से चेंज हो रही, जरा वो दिखा दीजिए। तो यानी ये हो गया आपका कंसंट्रेशन और ये हो गया समय। तो समय के साथ एटी बीटी सीटी पर किस तरह का असर पड़ रहा है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है सर, एटी खर्च हो रहा है, तेजी से खर्च हो रहा है या धीरे धीरे खर्च हो रहा है? बहुत तेजी से खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि K1 बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी एक अमाउंट से, किस अमाउंट से सर? ऑब्वियसली ए नॉट के अमाउंट से। ये ए नॉट होगा, ये ए नॉट का ही अमाउंट होगा जहां से ये घटना शुरू करेगा। दिस इज ए नॉट। समझ बात को? यानी कि अब ये जो ए है हमारा ए नॉट से घटेगा और तेजी से घटेगा। तो सर ये तेजी से घट रहा है, लेकिन लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ये पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो एक अमाउंट जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल बी जीरो। ठीक सर, ये इतनी तेजी से क्यों गिरा दिया आपने? क्योंकि K1 बहुत तगड़ा है। और सर बी का सीन क्या है? हमने कहा भाई बी तो शुरू में था ही नहीं, शुरू में तो जीरो था, लेकिन खड़ाक से बन रहा है। तो इसका मतलब जिस टाइम पर एक गिर गया पूरा, उस टाइम पर बी उठ गया पूरा। समझे बात को? यानी बी तो जीरो से स्टार्ट हुआ और जिस टाइम पर ये मिनिमम पर है वो मैक्सिमम पर है। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके सी के पास जाने लगेगा। तो सर ये धीरे धीरे करके सी के पास जा रहा है, ये सी के पास चला गया। क्लियर है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई ये बताइए कि सी की सिचुएशन क्या है। हमने कहा देखिए सी तो बेचारा पहले भी जीरो था और धीरे धीरे करके बी से मिल रहा है उसको, तो धीरे धीरे सी बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर सी का क्या सीन होगा? सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सारा का सारा अमाउंट सी के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर सी जीरो था, धीरे 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 करके ए तक पहुंच जाएगा, ए नॉट तक। क्लियर? यानी अगर कंसंट्रेशंस की बात करें तो कंसंट्रेशंस का सीन क्या बनेगा सर? दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एटी, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बीटी आफ्टर टाइम टी, एंड दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सीटी। लेकिन ये केस कब का है? ये केस तब है जब K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है। यानी जिस टाइम पर मेरा मिनिमा होगा उस टाइम पर तुम्हारा मैक्सिमा होगा। लॉजिकली सही लगता है। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा केस बना सकते हो। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस बन सकता है कि K2 बहुत बड़ा है K1 से। ये भी तो पॉसिबल है कि केस 2 ले लो, K2 बहुत बड़ा है K1 से। तो अगर K2 बहुत बड़ा है K1 से तब क्या सिचुएशन है सर? सिचुएशन वही है सर। अब अगर आपको एटी बीटी सीटी निकालने हैं तो देखिए एटी से आप मत बात करा करिए, एटी तो हमेशा फिक्स होता है सर। दिस इज ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस K1T, क्योंकि एटी में तो कोई K1 K2 का कोई लेना देना ही नहीं होता सर, ये तो फिक्स है। हाँ, बी के बारे में सोच सकते हैं। अब जरा सिचुएशन बताइए क्या है सर? अब ये सिचुएशन है कि K2 बहुत बड़ा है, यानी K1 छोटा है, K2 बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर ए जो है धीरे धीरे बी के पास आएगा और जितनी देर में बी के पास आएगा खड़ाक से वो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी के पास, क्योंकि बी से सी का कन्वर्जन का रेट बहुत फास्ट। इसका मतलब है सर या क्या आपने पहुंचाया और वो खट से गायब हो जाएगा, यानी सर बीटी जो है वो जीरो हो जाएगा सर। ऑलमोस्ट बीटी जो है वो जीरो है, क्योंकि जैसे बनता है खड़ाक से सी के पास चला जाता है। और जब बी बीच में है ही नहीं तो फिर सी की कॉन्सेंट्रेशन, जो अभी हमने केस भी पढ़ा था, सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सर? जितना भी ए खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया? ए नॉट माइनस एटी, दैट इज ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस K1T। सर दिस विल बी द लेफ्ट अमाउंट ऑफ सी, दिस विल बी द फॉर्म अमाउंट ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। समझ रहा हूं? बिना इक्वेशंस के बिना कुछ आप आसानी से ये डिराइव कर सकते हैं अगर K1 K2 के रिलेशन दिए जाए, या फिर आपको खुद ऐसा लगता है कि K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है या K2 की वैल्यू K1 से बहुत बड़ी है। अब ऐसे में अगर वो कहता नहीं नहीं सर मुझे इस बार फिर से ABC का कर्व खींच के दिखाइए, तो अगर आप फिर से ABC का कर्व बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेशंस को रिलेट करना चाहते हैं आपस में, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम। तो कंसंट्रेशन में ए को क्या, ए का क्या सीन लगता है? देखिए सर ए का तो वही है सर, ए नॉट था आपका मामला इनिशियल, इनिशियल ए नॉट, और ए नॉट से धीरे धीरे गिरेगा। धीरे धीरे क्योंकि इस बार सर K1 छोटा है, तो ए नॉट जैसे नॉर्मल तरीके से चलता है एक्सपोनेंशियल ऐसे, ये धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक। बी का क्या सीन है सर? बी के तो सीन ही छोड़िए ना सर, बी तो जैसे ही बनता है खत्म हो जाता है। लेकिन क्या बी हमेशा जीरो था ना सर? बनेगा कोई चीज तभी तो खत्म होगा ना। इसका मतलब शुरू में तो बना था सर, फिर वो खत्म हुआ। तो इसका मतलब हुआ सर बी ने बनना शुरू ही किया था कि बेचारा सड़ गया। समझ लो बात को? खत्म हो गया। ये बी का अमाउंट है। अब आते हैं सी की कहानी। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है भाई देखिए ऐसा मैं तो बनता ही रहता हूं बस। अच्छी बात क्या है सर? कभी तो सी बी के नीचे रहा होगा। हाँ भाई, सी बनता किससे? बी से।
तो इसका मतलब शुरू में बी ज्यादा रहा होगा और सी जीरो रहा होगा, यानी शुरुआती दौर में बी ज्यादा सी कम रहा होगा, मेरी बात मानते हो? उसके बाद तो फिर सी खड़ 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 बनता चला गया होगा और बी हमेशा जीरो रह गया होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो कर्व है ये कुछ ऐसे चलेगा। ये बात ध्यान रखना, ये कर्व इस बी के नीचे सी का कभी ना कभी शुरुआती दौर में जरूर रहा होगा, क्योंकि सी बी से बनता है, इसलिए बी शुरू में तो ज्यादा रहा ही होगा। शुरू मतलब सर तो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड्स के टाइम पर बी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा, और उसके बाद तो सर बी तो सब सड़ा रहता है, वो तो क्योंकि सी के पास जाता रहता है और सी का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ता चला था। तो ऐसे में अगर मैं एटी बीटी सीटी लिखूं तो ये मेरा तो नॉर्मल ए का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ये मेरा सी का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है और ये मेरा बी का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। कर्व का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शंस हो सकते हैं जेईई एडवांस के पेपर में, कोई एक कर्व में ये ऊपर बनाओ वो नीचे बनाओ, ये दाएं हो बाएं हो, ड्रामेबाजी कर सकता, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए सर और सवाल लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, नोट कर लो भाई। ये एक पैरेलल रिएक्शन का केस लगता है, ए जो है बी के पास भी जा रहा है, ए जो है सी के पास भी आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं, बनाना चाहूं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ए बी के पास भी जा रहा है और ए सी के पास भी जा रहा है, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। ये सिचुएशन, ए का इनिशियल अमाउंट जो है वो सी ए नॉट दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, और मतलब सी सी इसलिए लिख दिया, दैट इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट, और बी और सी हमारे शुरू में जीरो है। ए बी सी किसी भी इंस्टेंट पर जो कंसंट्रेशन है वो सी ए सी बी सी सी है, किसी भी इंस्टेंट पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है उसके बारे में बात करनी। देखो ये तो तुम मानते हो कि ए जो है वो बी और सी में टूट रहा है, तो जितना भी ए बचेगा, समझ रहे हो बात को, जितना भी ए बचेगा वो प्लस जितना भी बी और सी बना, वो सब मिलकर ए के इनिशियल मोल से ही या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ही लिंक होगा। मानते हो बात को? हाँ सर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री सबकी 1 1 1 है, तो अगर इसका एक मोल घटता है तो उसका एक मोल बनता है, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका जितना भी अमाउंट बचा हुआ है, अगर मैं उसमें बी और सी के बने हुए अमाउंट जोड़ दूं तो इसका मतलब इसका इनिशियल अमाउंट आ जाएगा। समझते हो सब लोग? इसका मतलब ये हुआ, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर इसका इनिशियल अमाउंट सी ए नॉट है तो वो ए के बचे हुए अमाउंट, बी के बने हुए अमाउंट और सी के बने हुए अमाउंट के बराबर होगा। पहला ऑप्शन क्लियर? ठीक है। ये चलिए सर दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। सर दूसरा जो है वो कंसंट्रेशन से लिंक है सर, वो रेट से रिलेटेड है, तो हम जरा यहीं पर रेट वेट की बात कर लेते हैं। तो जो समझ में आता है कि वो ये कि ए का जो फर्स्ट रिएक्शन में खर्चे का रेट होगा वो होगा माइनस डी ए बाई डी टी वन, फर्स्ट रिएक्शन में खर्चे का रेट। और यही अगर मैं सेकेंड रिएक्शन में खर्चे के रेट से जोड़ दूं, यानी माइनस डी ए बाई डी टी टू, तो ये ए का टोटल खर्चा होगा सर, दिस इज द टोटल खर्चे का रेट। यानी पहली रिएक्शन में एक एक खर्चे का रेट प्लस दूसरी रिएक्शन में एक एक खर्चे का रेट, जिसको मैं नेट बोल देता हूं, दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी, दिस इज द नेट रेट। अच्छा सर, फर्स्ट रिएक्शन की अगर आप बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन में माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू डीवी बाई डी टी के बराबर होगी, आप समझ रहे हैं? सो दैट मींस माइनस डी ए बाई डी टी को आप क्या लिख रहे हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी वन, विच शुड बी इक्वल टू डीबी बाई डी टी, मानते हो बात को, प्लस दिस इज इक्वल टू डीसी बाई डी टी। यानी डीए बाई डी टी माइनस वन को आपने क्या लिख दिया, डीए बाई डी टी वन को लिख दिया मैंने ये, और डीए बाई डी टी टू को आपने क्या लिख दिया, डीसी बाई डी टी। ठीक है, तो अब ये सारे टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जब सारे टर्म्स को आप इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, सारे टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा डीए बाई डी टी प्लस डीबी बाई डी टी प्लस डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सर इसका मतलब है हमारा सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। क्लियर है? समझो अपने आप।
ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन है बी और सी का मोलर रेशो क्या है। तो ये तो बड़ा पुरानी कहानी है, वो यहीं से समझ में आ रहा है। सर यहां पर अगर आप कंसंट्रेशंस की बात करें तो ये बी की जो कॉन्सेंट्रेशन बी के रेस्पेक्ट में जो रेट होगा वो डीबी बाई डी टी होगा, और ये डीसी बाई डी टी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस डी ए बाई डी टी 1 इज इक्वल टू क्या है, डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, और ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, के वन इंटू ए। इसी तरह से माइनस डी ए बाई डी टी 2 किसके बराबर होगा, वो होगा डीसी बाई डी टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू के टू ए। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो साफ समझ में आता है सर, ए कैंसिल हो जाएगा, मानते हो बात को, ए कैंसिल हो जाएगा, और डीबी बाई डीसी की वैल्यू के वन बाई के टू आ जाएगी। यानी बी और सी की कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद का रेशो हमेशा के वन बाई के टू के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ सी यहां से जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमारा इससे ये पता चलता है कि जो हमारा dB बाई डी सी है, यानी B की कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाई C की कॉन्सेंट्रेशन चेंज, वो K1 अपॉन K2 के बराबर, यानी CB बाई CC K1 बाई K2। तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया, क्लियर। अब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। चौथे ऑप्शन में B का जो अमाउंट है, अब B की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको A के बचे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका रेशो चाहिए। बी की कॉन्सेंट्रेशन को ए के बचे हुई कॉन्सेंट्रेशन से रेशो चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऐसे ले लेते हैं बी आफ्टर टाइम टी डिवाइडेड बाय ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, ये रेशो क्या निकल के आएगा, मुझे ये चाहिए। तो देखो समझो बात को, बी को कहां से मिल रहा है सामान, ए से ही तो मिल रहा है। तो जितना भी ए खर्च हो गया वो दो लोगों में बट गया, है ना, एक बी में और एक सी में, और स्टॉशियोमेट्री इसकी 1:1 ही है दोनों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को जो मिला, बी का जो भी अमाउंट मिला वो क्योंकि ए से मिल रहा है, और सी को जो मिल रहा है वो भी ए से ही मिल रहा है, और बी और सी के जो रेशो हैं वो K1:K2 है, यानी ए का जो भी खर्चा हो रहा है वो K1:K2 के रेशो में ही हो रहा है। यानी ए के खर्चे का जो अमाउंट है वो K1:K2 में बांटा जा रहा है, और वो आपको बी और सी को मिल जा रहा है। क्लियर है ये। तो अब ये तो बहुत सीधा है कि जो ए का खर्चा है वो कितना है, ए का जो खर्चा है वो है सी ए नॉट माइनस सी ए, इनिशियल माइनस बचा हुआ, और ये जो खर्चा है ये दो लोगों में बढ़ गया K1:K2 के रेशो में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए के खर्चे की बात करता हूं तो ये अमाउंट जो है आपका, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय लेफ्ट अमाउंट, ये हमारा बचा हुआ अमाउंट नहीं, ये हमारा कंज्यूम्ड अमाउंट है, दिस इज माय कंज्यूम्ड अमाउंट। इन नहीं, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ ए इन बी एंड सी, बी और सी में ये आदमी कंज्यूम हो गया इन द रेशो K1:K2, K1:K2 में बढ़ गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर पूछा जाए सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा ये जो कंज्यूम्ड अमाउंट है आपका CA0 माइनस CA, इसका K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स। बताइए समझे बात को। ठीक है, समझते हो ना, रेशो में बांटना। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं सी और ए की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप CA0 माइनस, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी K2 अपॉन K1 प्लस K2। और इसी तरह से अगर आप बी और ए का बचा हुआ अमाउंट चाहते हैं तो वो आ जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2। दिस सी का मतलब हो गया CC, ए का मतलब हो गया CA, बी का मतलब हो गया CB, और ए का मतलब हो गया CA। तो दिस इज CB बाई ए जो हमें निकालना था, वो CB बाई CA नहीं, है ये क्या है, CB अपॉन, अच्छा
CA नॉट माइनस CA इज द CA नॉट माइनस CA इज द कंज्यूम्ड अमाउंट, है ना। तो ये हमारा कंज्यूम्ड अमाउंट होगा। तो ये जो अमाउंट कंज्यूम हो रहा है उसका जो रेशो बन रहा है, व्हाट इज CA इज द किसी भी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, हमें सिर्फ रेशो ही चाहिए, तो जो रेशो निकल के आ रहा है वो रेशो यही निकल के आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ये जो अमाउंट है CA नॉट बाई, मतलब सुनो यहां पर मैंने ये CA अलग लिख दिया। ये जो भी अमाउंट है आपका CA, ये जो भी अमाउंट है CA नॉट माइनस CA, ये CA नॉट माइनस CA क्या है? तो CA नॉट माइनस CA हमारा कंज्यूम्ड अमाउंट, क्योंकि CA हमारा बचा हुआ अमाउंट है, CA नॉट हमारा इनिशियल, और ये कंज्यूम्ड अमाउंट दो लोगों में बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया? किट। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो B को मिलना चाहिए वो B को कितना मिलना चाहिए, उस हिसाब से B को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए CA नॉट माइनस CA K1 अपॉन K1 प्लस K2। समझ रहे हो बात को? और ऐसे में अगर मैं B की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CA नॉट माइनस CA की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो K1 अपॉन K1 प्लस K2 ही निकल के आ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो थोड़ा सा देखना अपने आप। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑप्शन था उसमें चौथा ऑप्शन में B और इसका रेशो जो आपको चाहिए था वो भी करेक्ट। यानी इसके चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही लगते हैं और बहुत खूबसूरत सीधा सवाल है। जो बच्चा समझदार है, जिसने पैरेलल रिएक्शंस के केसेस किए हैं, बल्कि क्लासेस में तो पैरेलल रिएक्शंस के जनरल केसेस कराए जाते हैं जिनमें इनकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी रखे जाते हैं। यहाँ पर एक्स रख लिया, यहाँ पर वाई रख लिया, यहाँ जेड रख लिया, तो एक जनरल तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप जो है उसको कायदे से पढ़ के जाएंगे। पैरेलल रिएक्शंस पर जेई ने पहले एडवांस लेवल पर एक दो बार सवाल बनाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन पर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सवाल जो है पक्के तौर पर दिखाई जा सकते हैं, बिल्कुल दिखाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। तो इसका आंसर ABCD दे रखा है, ये अपने आप से अपने हिसाब से समझा जा सकता है। चलिए और सवाल लेते हैं। ये देखिए, ये पैरेलल रिएक्शन का ही सवाल लगता है। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं हिंट ही दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिए। ये जो रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है जिसमें A जो है वो B के पास आ रहा है, A जो है वो C के पास जा रहा है, और A ही जो है वो D के पास जा रहा है पैरेलली। और जहां तक रेट कांस्टेंट्स के सवाल है, वो रेट कांस्टेंट्स हमें सवाल में दे रखे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है? फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 3K है। बहुत बढ़िया। ये 2K और ये K, ये रेट कांस्टेंट दे रखे हैं। तो देखो, जैसा कि अभी बात हुई थी हमारी, B और C का जो मोलर रेशो का जो रेशो होगा, यानी अगर आप B/C की बात करते हैं तो वो B/C की वैल्यू हो जाएगी 3:4। निकाल सकते हो, तुमने अभी निकाला भी था। जैसे अगर मैं फिर से बोलूं तो ये समझना जरा, ये हो जाएगा फर्स्ट A से B की रिएक्शन की अगर आप बात करें तो dB/dt इज इक्वल टू 3K इंटू A। और सेकेंड रिएक्शन में अगर आप सेकेंड रिएक्शन की अगर आप बात करें तो 1/2 dC/dt इज इक्वल टू 2K इंटू A। अब अगर आप इन दोनों का धीरे से रेशो ले लें तो आपको B और C का मोलर रेशो पता चल जाएगा, दैट इज dB अपॉन DC। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स ऊपर अब बचेगा K, सब कैंसिल हो जाएगा। ये समझ रहे हो बात को? तो ये आ जाएगा 3:4। यानी B और C का जो मोलर रेशो है 3:4। और उसको याद करने का तरीका क्या है? इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसके K से मल्टीप्लाई करो और इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो, रेशो ले लो, दैट इज 3:4। इसी तरह से अगर मैं C और D की बात करूं, C और D का जो मोलर रेशो है वो भी निकाल सकते हैं सर। C और D का अगर आप मोलर रेशो लेते हैं तो C और D का मोलर रेशो क्या बन जाएगा? C और D के मोलर रेशो में 2 × 2 4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं B/C
C/D का रेशो लूं तो वो आ जाएगा 3:4:3। यानी बी सी डी का जो रेशो है वो 3:4:3 है, 3 है, जो कि टाइम के इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है सर ये फर्स्ट ऑप्शन हमें ठीक लगता है। क्लियर? अब कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं। अब तुमने काफी कुछ देखा है ना, अपने हिसाब से समझा है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो कि अच्छा, एक एक ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। ये देखिए आप, ये गलत क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि बी का जो अमाउंट है वो 1 मोलर होगा आफ्टर टाइम टी। अरे जब ए का ही इनिशियल 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो बी 1 मोलर कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग भी तो बन रहे हैं, इसका मतलब हुआ बी 1 मोलर का भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें ये चेक करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम बाद सी की क्या होगी, सी की ये वैल्यू क्या होगी। इन दोनों ऑप्शंस को भी अपने हिसाब से एक बार चेक करके देखो, समझो। मतलब ऐसा हो गया जैसे ये अगर 1 ले रखा है, थोड़ा सा अपने आप ही करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जैसे ये 1 ले रखा है तो ये इसमें से कुछ कम हो जाएगा, आप समझ, जैसे 1 में से कुछ ए कम हो गया तो इसका ए बन गया। इसी तरह से यहां से बी कम हुआ तो इसके 2 भी बन गए। यहां से सी कम हुआ तो इसके 3 सी बन गए, है ना ऐसे। तो इनके जो रेशोज दे रखे हैं बी सी डी के जो रेशोज हैं वो 3 4 एक्स, 3 एक्स 3:4:2, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 एक्स। बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 एक्स। और 3 सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 एक्स। सही कर रहे हैं क्या? मतलब अगर हम रेशो लेते हैं A:2B:3C का, तो वो क्या आ रहा है? 3:4:3, ये वैल्यूज। थोड़ा सा अपने आप सॉल्व करो। अच्छा, इसको देख के एक चीज और नहीं लग रही है कि जो हमारा ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट कौन सा? सी का, वो इन दोनों से बड़ा है और ये दोनों बराबर हैं आपस में। यानी बी का अमाउंट और डी का अमाउंट तो आपस में बराबर है, और जो सी का अमाउंट है वो बड़ा है, यानी ये सेकंड ऑप्शन में ठीक है। क्लियर? अब आता है सी की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखो ऐसा है, लंबे समय की अगर बात की जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि सब खत्म हो गया मामला, सब खत्म हो गया। और उससे यही पता चल रहा है कि ये जो हमारे वैल्यूज हैं, दैट इज 3 एक्स, 4 एक्स और 3 एक्स, ये सब मिलाकर जो है हमारा 2B=4 एक्स आ रहा है, 3C=3 एक्स आ रहा है। अल्टीमेटली अगर यहां से देखें तो ये आ रहा है A=3 एक्स, ये आ रहा है B=2 एक्स, और ये C= आ रहा है एक्स। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो एबीसी अमाउंट आपने लिया है, ये एबीसी अमाउंट सब मिलाकर 1 के बराबर ही होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की अगर आप बात करें तो दैट इज 3x+2x+x=1। सो x=1/6। जब x की वैल्यू 1/6 आएगी तो c की कंसंट्रेशन क्या होगी? सर c की कंसंट्रेशन तो आपने 2 भी बोली है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ c। आप समझ रहे बात को? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ c। तो कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल बी 4x, दैट इज 2b। 4x की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 1/6, एंड दैट इज 0.67 मोलर। यानी कि C की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0.67 मोलर निकल के आ रही है। बड़ा बढ़िया सवाल। तो सारी बातें अगर पता होंगी तो ये सवाल किया जा सकता है अच्छी तरह से मेहनत करके। इसके 3 ऑप्शन टिक किए जा सकते हैं, दैट इज ABC। क्लियर है? एक बार आराम से समझ के देखो।
ठीक है, चलिए और बात करते हैं। इसको देखो एक बार। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है 20% ऑफ द सोल्यूशन, जो कि 20 मिनट में 25% डिकम्पोज कर जाता है। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करूं तो वो क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन कितनी देर में, 20 मिनट में, लॉग ऑफ 25% डिकम्पोज कर गया तो बचा कितना, 75%, तो यानी 4/3 बचाएगा। क्लियर है, इससे K25 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो चलिए K25 की वैल्यू भी लिख ही लेते हैं, कितनी आ जाएगी, दिस इज log 4/3, तो log 4 हो जाएगा 0.6.12, तो यानी 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारा K आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू ये। ठीक है, अच्छा आप सॉल्व भी कर लेते हैं, कितनी आ रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू आ रही है 2.303, 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 20, 0.01 0.0138 0.0138 0.0138 आ रही, ये क्या आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है सर, फिर वो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने परसेंटेज का डिकम्पोजिशन होगा। तो देखो समझो बात को, हमने पढ़ा है कि जो लॉग है, के किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अब ये 40 डिग्री, तो के 40 डिग्री डिवाइडेड बाय के 25 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 -1/T2, कितना है 40 डिग्री, यानी 273 और 40 कितना होता है 313। ये है सर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है जरा ये बताइए सर। इस इक्वेशन में काफी कुछ दे रखा है। इस इक्वेशन में आपको 25 डिग्री का के पता है, वैल्यू निकाल चुके हैं, ये पता है, टेम्परेचर पता है, तो इससे क्या निकल आएगा सर, इससे 40 डिग्री का के पता चल जाएगा। इससे आप 40 डिग्री वाला के कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, इससे आप 40 डिग्री वाला के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज आपको दे रखी है, सॉल्व करेंगे 40 डिग्री वाला के आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, जब 40 डिग्री वाला के आ जाएगा तो उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 40 डिग्री पर कितने परसेंटेज डिकम्पोज करेगा, तो सर आप 40 डिग्री वाला रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बना देंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितने टाइम में, सेम टाइम में, यानी अपॉन 20 लॉग ऑफ A0/80। और यहां से आप A0/80 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि 40 आप यहां पुट कर सकते हैं, रेशो आपको यहां से पता चल जाएगा। हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, हमारा फाइनल आंसर होगा 80/A0 इज द रेशो, कितने परसेंट कंज्यूम हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये खतरनाक सा 67.2% निकल आएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है शायद जेई में पूछा गया, अभी पुराना सवाल है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है ना, सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड है। तो और टाइम भी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं, पेपर में टाइम भी है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। हाँ, ये हो सकता है कि अब क्योंकि अब कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं बहुत सारे सवालों की, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा टिपिकल ना रखी जाए और फिर डेटा एटलीस्ट ऐसा रखा जाए जिसको सॉल्व करना आसान हो। तो अननेसेसरी 298 313 बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल टेम्परेचर्स को भी यूज कर सकते थे। आप एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ ऐसी वैल्यू दे सकते थे जो कि आर से या 2.303 से कैंसिल हो रही वगैरह वगैरह। तो कुछ चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता था। तो हो सकता है अगर रहम आ जाए उसको तो कर सकता है, सिंप्लीफाई कर सकता है चीजों को, डेटा ऐसा प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज तुम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तुम समझ रहे हो कि तुम कुछ कह नहीं सकते कि सर आपने ऐसा ऐसा गंदा कैलकुलेशन क्यों दिया। उसका मन होगा वो दे सकता है, ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं। इसको भी जरा देखो।
इसमें भी देखो अगर रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन क्या कहती है, अगर रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन ये कह रही है कि भाई हमारे पास 2x है प्लस y है और हमारा प्रोडक्ट है p। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली इनिशियली जो आपने देखा वो a के x के 2 मोल लिए और 1 y के इसके 0, तो ये 2 माइनस 2x हो गया, 1 माइनस x हो गया, ये x हो गया। ठीक, अच्छा अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 50 सेकंड के बाद 0.5 मोल्स y के बचे 50 सेकंड, यानी t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन ये है और t इज इक्वल टू t की सिचुएशन ये है। तो 50 सेकंड बाद जो y बच रहा है वो 1 माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0.5 है तो x की वैल्यू भी 0.5 होगी, यानी कि पहली बात तो ये 1 से 1.5 हो गया, तो दैट मीन्स आधा हो गया। अच्छा इसको भी देखते हैं, तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो कैसे कैसे वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 x की वैल्यू रखने से, ये हो जाएगा 0.5 और ये भी बन जाएगा 0.5। ये आपका सिचुएशन 50 सेकंड बाद। यानी एक चीज तो देखो क्लियर हो गई कि जो हाफ लाइफ y की है वो भी 50 सेकंड है और जो x की हाफ लाइफ है वो भी 50 सेकंड, वो तो दिखाई दे रहा है ना। तो अगर मैं इसी में थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करूं कि हमारा हाफ लाइफ क्या निकल के आएगा या फिर हमारा रेट कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे dp बाई dt की वैल्यू kx दे रखी है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस हाफ dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1 dy बाई dt। समझ रहे हो बात को, इज इक्वल टू dp बाई dt जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है kx, है ना। तो हम इसको इस इक्वेशन को लिंक कर सकते हैं हाफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कि हाफ माइनस हाफ dx बाई dt इज इक्वल टू kx। यहां से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जो इक्वेशन बन रही है माइनस हाफ dx बाई dt इज इक्वल टू kx। तो यहां से जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा, आप देखें तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, dx बाई dt इज इक्वल टू 2kx। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन को जब आप इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो हाफ लाइफ निकल के आएगी वो बनेगी ln 2 बाय 2k, दैट इज 0.693 बाय 2k। और हाफ लाइफ की वैल्यू तो 50 सेकंड दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप के निकालना चाहते हैं तो 0.693 इंटू 10 रेज पर माइनस 2, दैट इज 6.93 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 आना चाहिए। यानी जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट 6.93 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी ए ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा, ये ऑप्शन में तो लफड़ा है। चलिए हाफ लाइफ ऑफ ए बिल्कुल सही है सर, अभी तो बात हुई थी बी की हाफ लाइफ, एक्स की हाफ लाइफ भी 50 सेकंड और वाई की हाफ लाइफ भी 50 सेकंड है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि 50 सेकंड में माइनस डी एक्स बाई डी टी की ये वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने कहा देखिए अभी तो बात हुई हमारी माइनस डी एक्स बाई डी टी के बारे में, अभी हमारी बात हुई है कि माइनस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो ये होनी चाहिए, और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो माइनस dx बाई डी टी वो 2 इंटू के इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज 2 इंटू के की वैल्यू अभी आपने निकाली 6.93 इंटू 10 रेज पर माइनस 3, और x की जो वैल्यू है वो 50 सेकंड बाद कितनी बची है, 1। आप देख रहे हैं x की वैल्यू 50 सेकंड बाद कितना हो गया, 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 13.86 इंटू 10 रेज पर माइनस 3, यानी माइनस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 13.86 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बात क्या है, 100 सेकंड में माइनस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 100 सेकंड की सिचुएशन क्या है, 100 सेकंड पे अगर आप माइनस डी वाई बाई डी टी निकालना चाहते हैं तो माइनस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू एक तरह से माइनस हाफ डी एक्स बाई डी टी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो इसका मतलब कि 100 सेकंड में अगर मैं समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं, यानी अगर मैं 100 सेकंड की बात करता हूं तो 100 सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी एक्स बाई डी टी जिसकी वैल्यू माइनस डी वाई बाई डी टी की बराबर है और वो अल्टीमेटली के एक्स के बराबर। तो अगर आप डी वाई बाई डी टी निकालना चाहते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो वो के एक्स के बराबर, के की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6.93 इंटू 10 रेज पर माइनस 3, एक्स की वैल्यू और पता चल जाए 100 सेकंड में,
तो सर समझिएगा जरा बात को, आप 2 पर थे, फिर आप 1 पर आ गए, फिर आप 1 से 0.5 पर चले गए। कैसे सर? 50 सेकंड में यहां आएंगे, अगले 50 सेकंड में यहां पहुंच जाएंगे, यानी x की कंसंट्रेशन 100 सेकंड बाद कितनी होगी? 0.5। तो दिस विल बी 0.5। तो अब आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी निकल के आएगा 3.46 इंटू कितना आ जाएगा? 10⁻³ है ना? तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी सही लग रहा है। तो जो ऑप्शंस हैं इसके बी सी डी सही लगते हैं। एक बार आंसर भी देख लीजिए भाई, बी सी डी सही है। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग है। क्लियर? ठीक है, चलिए सर और बात करते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए टू बी सी में जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम 300 केल्विन, द टोटल प्रेशर एट द बिगनिंग इज पी नॉट, और टी टाइम के बाद वो पी टी। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। और इनिशियली सिर्फ ए था, इसको एक बार नोट कर लो तुम लोग। इनिशियली सिर्फ ए था, और T1/3 पर जो टाइम रिक्वायर्ड है उसमें ए का प्रेशर 1/3 हो जाता है, यानी 1/3 टाइम पर ए का प्रेशर 1/3 पहुंच जाता है। तो जो इक्वेशन है वो लिखते हैं पहले। ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस सी गैस। तो ए का इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, ये दोनों जीरो हैं। फिर पी नॉट में से कुछ कम हो गया, ये कुछ बन गया, ये सिचुएशन। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट प्लस 2x है, जिसकी वैल्यू पी टी के बराबर। इससे x की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। तो जो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, एंड दिस इज 3p नॉट माइनस पी टी बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? पी नॉट माइनस एक्स। तो अब अगर मैं रेट कांस्टेंट निकालना चाहूं तो रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है कैसे? k इज इक्वल टू 2.303, अगर मैं लॉग में ही रहने दूं, ln में ही शायद ग्राफ भी दे रखें, तो k इज इक्वल टू 1/t ln इनिशियल कितना है? पी नॉट अपॉन बचा हुआ प्रेशर कितना है? 3p नॉट माइनस पी टी इंटू 2। तो और सही से लिखते हैं तो दिस इज के टी विच इज इक्वल टू ln 2p नॉट माइनस ln 3p नॉट माइनस पी टी, ये सिचुएशन। तो अब मैं ग्राफ देखता हूं किन किन के बीच में बना है। एक तो ln 3p नॉट माइनस पी टी और टाइम का कर्व, ln 3p नॉट माइनस पी टी और टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ ln 3p नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू ln 2p नॉट माइनस के टी। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की सिचुएशन है। दिस इज y एंड दिस इज c, और ये हमारा x हो गया, मतलब समझ रहे हो, एम एक्स हो गया। तो दिस y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि अगर ln 3p नॉट माइनस पी टी और t का कर्व बनाते हैं तो एक तो नेगेटिव स्लोप होगा, है ना, तो जो कर्व बनेगा वो नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। मुझे ठीक लग रहा है ये कर्व बिल्कुल सही। तो ये तो गलत ही हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, फिर बचा हमारा रेट कांस्टेंट और ए नॉट का रिलेशन। तो रेट कांस्टेंट हमारा k है, अगर आप k की वैल्यू निकालते हैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से उस k का क्या लेना देना होगा, वो एक बार सोचा जा सकता है। तो अगर आप रेट कांस्टेंट और ए नॉट की बात करें तो वो कैलकुलेट करें, और फिर साथ ही साथ ये भी देखें कि टी हाफ और ए नॉट के साथ रिश्ता क्या है। तो देखो T1/3 और ए नॉट तो बहुत क्लियर है, इसमें तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यहीं पर यहां कर लेते हैं T1/3। तो T1/3 के लिए क्या करेंगे? T1/3 का मतलब है जो हमारा प्रेशर है वो 1/3 हो गया, है ना,
यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर लॉग में रहने दें तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/t1/3 ln, इनिशियल हमारा पी नॉट था और अब हमारा हो गया पी नॉट बाई 3। सो दिस इज ln 3/t1/3, ये हमारा k। तो जो t1/3 की वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखें तो वो आ जाएगी ln 3/k, जो कि टाइम के साथ तो फ्री है एकदम, है ना। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो हमारा t3n/a0 है ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ गड़बड़ है, तो ये तो सही नहीं लगता, है ना। फिर लास्ट में रेट कांस्टेंट और a0 से लिंक करते हैं। तो रेट कांस्टेंट और a0 तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है हमारे उसकी वैल्यू को देखकर लगता है कि वो टाइम के साथ a0 की कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, समझते हो। वो a0 की कॉन्सेंट्रेशन के साथ शायद वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको देखेंगे तो ये जो इक्वेशन दिख रही है वो ऐसी इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसमें मतलब उस रेट कांस्टेंट का कोई लेना देना जो है वो दिखाई नहीं, मतलब तुमने देखा भी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू भी निकल के आ रही है वो वैल्यू भी हमने देखी, उसका उससे ही पता चल रहा है कि कहाँ गया, उससे ही पता चल रहा है कि उसका a0 से कोई लेना देना नहीं। तो जो रेट कांस्टेंट है वो ln 3/t1/3 है, जिसका a0 से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन बननी चाहिए वो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, जो जो सही आंसर बनना चाहिए उसमें ये ऑप्शन भी सही लगता है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a0 कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू। क्लियर है। तो ये बहुत सीधा सवाल था, आसान सवाल था। तो इस तरह के सवाल हैं जो करने चाहिए, कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए भी दे देते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। अपने लेवल पर जितने भी सवाल लगा सकते हो लगाओ, कोशिश करो, है ना। तो फिर मुलाकात करते हैं, तो आज इतना ही करते हैं, और कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा, उनको भी करने की कोशिश करना, है ना। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।